येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानचं भिन्नं पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। सुप्रभातं सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभातं सर्वेभ्यः नमस्कारः। नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे कर्म। सेकंड वाली बुक है, सेकंड भाग है क्या? जी, सेकंड भाग में। पहला भाग खत्म हो गया क्या हम लोग का? देखिए लगभग तो उसकी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, बस छत्री शानच और इत्यादि कुछ सामान्य जानकारी की जो चीजें हैं वो चीजें हैं उसमें। पहला भाग लगभग खत्म हो चुका है आपका। हाँ, छत्री शानच इत्यादि बचा है। अब देखिए आज हम पढ़ेंगे भाव और कर्म के वाच्य के रूप बनाना। ठीक है, सभी धातुओं के भाव और कर्म वाच्य के रूप बनाने की विधि समझें। ठीक है, अब तक हमने समझा था कि हम केवल कर्ता अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय के परे होने पर ही धातुओं का गणों में विभाजन करते हैं। धातुओं को गणों में विभाजित कब करते हैं हम? जब हम उससे कर्ता अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, जब हम कर्ता अर्थ को, जब हमारा कर्ता अर्थ नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको किसी गण का विचार नहीं करना है, हमें सभी धातुओं से कौन सा प्रत्यय करना है? यक प्रत्यय करना होगा। कौन सा प्रत्यय करेंगे मोदे? तो देखिए, आप कर्तृवाच्य के रूप बनाना चाहते हैं, आप भाववाच्य के रूप बनाना चाहते हैं, या फिर आप कर्मवाच्य के रूप बनाना चाहते हैं, वो आपकी विवक्षा के ऊपर है। ठीक है, कि आपको क्या बनाना है। अब ये देखिए कि जैसे कि मान लेते हैं आपकी कर्तृवाच्य बनाने की इच्छा हुई। ठीक है, कि पट धातु का कर्तृवाच्य बनाना है, तो जैसे ही आप कर्तृवाच्य बनाएंगे तब आपको उसका गण का विचार करके उससे कर्तरी शब्द से शब्द विकरण करके पठती रूप बनाएंगे। ठीक है, पी प्रत्यय लगाएंगे। ये जब आपकी इच्छा हुई कि पट धातु से हम कर्ता अर्थ में कर्तृवाच्य नहीं बनाना है, क्या बनाना है? कर्मवाच्य बनाना है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे महोदय कि उससे हम यक प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? यक प्रत्यय। ठीक है, अभी देखेंगे किस सूत्र द्वारा। सबसे पहले समझिए कि एक सूत्र है कि भाव कर्मणो हो। सूत्र क्या है? भाव कर्मणो। आप सभी को ये सूत्र याद रखना है कि जब भी आपसे ये सूत्र का कार्य है कि अब धातु, देखिए हमने सूत्र पढ़े थे, अनुदात्तंगिता आत्मनेपदम और शेषा कर्तरी परस्मैपदम और स्वरितयितः कर्तरी प्राय क्रियापद, ये 3 सूत्र पढ़े थे। इसलिए पढ़े थे महोदय धातुओं का निर्णय करने के लिए कि धातु परस्मैपदी है या आत्मनेपदी है या उभयपदी है। पर अब इस सूत्र ने इन तीनों सूत्रों की बात को काट करके कह दिया कि यदि भाव और कर्म में सारे धातुओं के रूप किसमें चलते हैं? आत्मनेपद में। किसमें चलते हैं महोदय? आत्मनेपद में। ठीक है, अर्थात अब चाहे धातु परस्मैपदी हो, चाहे उभयपदी हो, चाहे आत्मनेपदी हो, अब वो सभी के रूप किसमें चलेंगे? आत्मनेपद में ही चलेंगे। आत्मनेपद में ही चलेंगे। कभी पठ्यति नहीं बनेगा। ठीक है, पठ्यते ही बनेगा आपका। ठीक है, अब देखिए कि अब एक चीज देखते हैं। अब सूत्र आता है हमारा, पहले अब ये समझते हैं कि प्रत्यय करने के बाद हमारा अब हम सूत्र है हमारा सार्व धातु के यक। क्या सूत्र होता है? सार्व धातु के यक। ये सूत्र कहता है कि भाव और कर्म में सार्वधातु प्रत्यय के परे होने पर क्या होता है? यक प्रत्यय होता है। धातु से कौन सा विकरण होता है? यक विकरण। ठीक है, या यक प्रत्यय होता है। ठीक है महोदय,
अब देखिए, जैसे कि आपके सार्वधातुक प्रत्यय कौन कौन से होते हैं ये बताएंगे? कोई भी बता सकता है सार्वधातुक? तिंशित सार्वधातुक। नहीं, अब ये सॉरी, तिंशित। हाँ वो तो ठीक है। सार्वधातुक लकार कौन कौन से होते हैं? लट लोट लंग और विधिलिंग। लट लोट लंग और विधिलिंग, ये 4 लकार आपके कैसे विधिलिंग। सार्वधातुक हैं। तो अभी हम केवल इन 4 लकारों के प्रयोग होने पर ही हम प्रक्रिया समझेंगे। ये सूत्र कहता है कि जब आप लट लोट लंग विधिलिंग अर्थात सार्वधातुक प्रत्यय के प्रयोग होने पर भाव और कर्म में आप धातु से यक प्रत्यय करना है, ठीक है। अब यदि आपकी इच्छा हुई, ये केवल यक प्रत्यय कहाँ करने के लिए कहता है? केवल सार्वधातुक प्रत्यय प्रयोग हो तब, अर्थात लट लोट लंग विधिलिंग के प्रयोग होने पर। अब यदि बाद में हमारा कोई लिट आर्धातुक प्रत्यय आ गया, तब ये यक प्रत्यय करेगा क्या सूत्र? बताइए, नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है, तो यक प्रत्यय का विधान कहाँ होता है? केवल सार्वधातुक प्रत्यय के प्रयोग होने पर, अर्थात लट लोट लंग और विधिलिंग में होता है, ठीक है महोदय। अब एक चीज समझते हैं, जब भी किसी भी धातु से यक प्रत्यय हम लगाएंगे तो यक प्रत्यय की पहचान करते हैं पहले, ठीक है। कि हमने सबसे पहले महोदय आर्ध धातुक लकार में कर्मणी प्रयोग नहीं बनते क्या? बनते महोदय। तो फिर यक नहीं लगेगा, कुछ और लगेगा? नहीं, यक नहीं लगेगा ना, यक तो केवल सार्वधातुक के लिए है। जैसे हम लोग लगाते हैं ना विकर्ण, जैसे हाँ, समझ गया। हाँ, अब ऐसे प्रश्न ये था, बभूवे आर्ध बनता है। धातुक लकारों में क्या लगेंगे? आर्ध धातुक लकारों में अगर कुछ नहीं लगेगा महोदय, ठीक है। अलग अलग तरह का फिर कार्य कर्म कर्तरीय और कर्मणी प्रयोग कैसे पहचान उनके लेंगे? उनके वाक्य आपको उस समय देख के समझ में आ जाएंगे। जैसे बभूवे बनता है, क्या बनता है? बभूवे, ठीक है। ये बभूवे आपका आत्मनेपद में है, ठीक है। और आपको पता लग जाएगा उस समय जब आप पढ़ेंगे ना एकदम से, ठीक है। ठीक है। अभी आपको ये लट लोट लंग और विधिलिंग की प्रक्रिया समझनी है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर भी माता जी ने भी लिखा है पुस्तक में कि यहाँ पर लिखा है कि उनकी प्रक्रिया ये रहा कि किंतु यदि हम लिट लुट लिट लिंग आश्लिंग तथा लिंग इन आर्धातु लकारों में धातुओं के भाववाची तथा कर्मवाची के रूप बनाना है, तब धातुओं से यक प्रत्यय नहीं लगता है, क्योंकि ये सारे आर्धातुक हैं। इसे हम तत्त लकार के पाठ में बतलाएंगे, अर्थात कि उस लकार के पाठ में पढ़ना ही आवश्यक है, ठीक है, ठीक है। देखिए कि यक प्रत्यय की पहचान करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? प्रत्यय की पहचान करनी होती है, ठीक है। अब यक प्रत्यय में का की संज्ञा होगी, किससे होगी? छोटू, किससे होगी? ओ सॉरी, लशक पत्र देते है ना महोदय, लशक पत्र देते से नहीं होगी, लंत्यम से नहीं होगी सर। नहीं, लशक पत्र देते से क्यों नहीं होगी? आगे में नहीं है ना वो। हाँ, आदि में नहीं है। क्या है महोदय? आदि में नहीं है, ठीक है। कभी भी ऐसे प्रश्न पूछने पड़ते हैं कि आपको कोई पूछे आपसे तो आपको बताना पड़े। का की संज्ञा हमने हलंतन से कर दी, या शेष रह गया। अब देखिए, जब भी ये या जुड़ेगा, ये या हमेशा हर प्रत्यय हर धातु से जुड़ेगा। इसके जुड़ने के बाद में अभी चल इसकी पूरी हमने वो नहीं करी, पहचान नहीं करी। का की संज्ञा होने से क्या है महोदय? कित है। क्या है? कित है। अर्थात कित और गित को प्रयोजन, कित को मान करके प्रयोजन कर, कित को मान करके जो सूत्र लगते हैं वो सारे सूत्र लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये प्रत्यय कैसा है? देखिए, आर्धातुक है। कैसा है? आर्धातुक। क्यों है ये आर्धातुक? कोई बताएगा मेरे को? सित और शित नहीं है और तिंग भी नहीं है और शित भी नहीं है। बहुत बढ़िया, आपको अब अभ्यास हो रहा है धीरे धीरे। तिंग भी नहीं है और शित भी नहीं है, तो क्या ये हमारा आर्धातुक है। तो यक प्रत्यय की हमने पहचान करी कि कित आर्धातुक है, ठीक है। ठीक है महोदय, क्लियर हुआ सभी को? अब देखिए, अब इसके बाद में ये जो या प्रत्यय, ये हमारा कित आर्धातुक हो गया। अब यकार, ये जब प्रत्यय जब किसी भी शब्द धातु से जुड़ेगा तो इसके जुड़ने के बाद आपका जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? अदंत बनेगा। क्या बनेगा महोदय? अदंत बनेगा, ठीक है। अब आपको
अदंत बनेगा, अर्थात आपको अनदंत के प्रत्यय नहीं लगाने। किसके प्रत्यय लगाने? अदंत के प्रत्यय लगाने। अदंत के प्रत्यय। और अदंत के प्रत्यय में भी कौन से प्रत्यय लगाने हैं फिर? अब केवल सिर्फ आत्मनेपदी। केवल नहीं, आत्मनेपदी लगाने हैं। आत्मनेपदी प्रत्यय लगेंगे केवल, ठीक है। तो देखिए अब ये देखिए, लट लकार के आत्मनेपद के प्रत्यय क्या है? ते इते अंते, से इथे द्वे ए वहे महे। यहाँ पर सब चीजें ठीक है बिल्कुल, बस एक चीज क्या हुआ कि यहाँ पर ते आते अते होता है। हमने पढ़ा एक बार हल्का सा विचार करके, चित आत्मने पदानाम तेरे सूत्र के द्वारा हमने सबके टी भाग को ए कर दिया, टी को ते बनाया। आताम था, आताम को आते बनाया। यहाँ झोंता से अंत किया और अंत और अ मिलके अंता बना और चित आत्मने पदानाम तेरे से अंते कर दिया। यहाँ पर सूत्र लगा था सह से, थास को से बनाया, आथाम को आथे करके ध्वे, ध्वम को ध्वे, ई को ए, वही को वहे, मही को महे बनाया। और क्या करा हमने? अब देखिए अदंत अंग है तो आतोंगिता, सूत्र क्या था? आतोंगिता। यदि अदंत अंग के बाद में आ के स्थान पर ई होता है तो ई हो गया आपका, तो क्या बन गया आपका? इते बन गया, ठीक है इतना। अब इसी प्रकार आपके सारे रूप बन गए, ते इते अंते, से इथे द्वे ए वहे महे। तो आतोंगिता यदि आपका अंग अदंत बनेगा, और जब भी अदंत अंग बनता है तो उसके बाद में आ के स्थान पर क्या होता है? ई होता है, ई होगा प्रत्यय के आ के स्थान पर, ठीक है। आपको ई होकर क्या इते, इसलिए यहाँ पर आताम के रूप नहीं बनेंगे कभी भी, ठीक है ना। ते इते अंते, से इते द्वे ए वहे महे, ताम इताम अंताम, स्व इथाम त्वम, ऐ आवहि आमहि, ता इताम अंता, था इथाम त्वम, ई वही मही, ईता इयाताम ईरन, ईथा इयाताम ईध्वम, इया ई वही ई मही। इन चारों प्रत्ययों को याद कर लीजिए। आप लोगों ने याद भी कर लिए होंगे काफी लोगों ने, क्योंकि अब तक तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब चलते हैं इसमें सूत्र क्या साल धातु के यक आया, ठीक है महोदय। कौन सा सूत्र? अब आपको कर्तरी शब्द क्या करता है? कर्ता अर्थ में, कर्तरी बोला ना, कर्तरी, कर्तरी माने कर्ता अर्थ में शब्द करता है वो, ठीक है, सार धातु प्रत्यय के होने पर। और सार धातु के यक किस में करता है? भाववाच्य और कर्मवाच्य में करता है ये, ठीक है महोदय। अब हम ये समझते हैं कि भाव और कर्म होता क्या है, ठीक है। तो देखिए पहली बात, एक भाव, कोई कोई क्रिया हमारी ऐसी होती है जिसका भाव होता है केवल, जिसका केवल भाव होता है, उसका कोई भी कर्म नहीं होता है, ठीक है महोदय। समझ में आया कि कहते हैं कि ठीक है, समझ में आ गया कि ऐसी क्रिया जिसका भाव होता है। ये देखो कि अब भाव का कोई भी कर्म और वचन नहीं होता है। भाव का कोई भी कर्म और वचन होता है क्या? पुरुष या वचन। भाव में कर्म भी नहीं रहता है, पुरुष भी नहीं रहता भाव का, और वचन भी नहीं होता है। कोई कर्म नहीं होता और कोई वचन भी नहीं होता, कोई वचन नहीं होता है। तो कहते हैं कोई भी कर्म नहीं होता, कोई भी वचन नहीं होता भाव का, तो क्या करें? तो कहते हैं जब भी तो आपको पद प्रत्यय तो लगाने पड़ेंगे। तो कहते हैं इसलिए कोई भी कर्म और वचन नहीं होता है, इसलिए आपको केवल प्रथम पुरुष का एक वचन प्रत्यय लगाना पड़ेगा। कौन सा प्रत्यय लगाना पड़ेगा? प्रथम पुरुष एक वचन। केवल प्रथम पुरुष के एक वचन के प्रत्यय ही आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है महोदय। आप द्विवचन नहीं लगा सकते। क्यों? भाववाच्य में द्विवचन का प्रयोग नहीं कर सकते। सीधी क्लियर बात है। यदि आप भाववाच्य का रूप बना रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको केवल क्या करेंगे? प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा उसका। द्विवचन बहुवचन इत्यादि कुछ नहीं करना है। जब आप कर्मवाच्य के रूप बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कर्मवाच्य के रूप। महोदय थोड़ा सा भाव के बारे में बताएंगे, भाव है क्या? वो भाव बताना मैं भूल गया था, सॉरी, मैंने इसके लिए करा है। और लिंग के बारे में भी क्या, लिंग भी कुछ होता है? नपुंसक मैंने कहीं पढ़ा था, तो वो अलग चीज है। वो क्या है? यहाँ पर उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि नपुंसक लिंग को लेकर के यहाँ पर कोई प्रयोजन दिख रहा है क्या आपको? जैसे आपने समझते हैं हम लोग कि सामान्य में नपुंसक लिंग होता है, कई जगह पढ़ेंगे। अब देखिए भाव किसे कहते हैं, तो इसके लिए एक श्लोक बनाया है कि इन अर्थों की जो धातु, इन ये अर्थ जिन धातुओं के होंगे वो धातु अकर्मक धातु है। कौन सी धातु है? अकर्मक। अब सकर्मक और अकर्मक क्या है पहले इसको समझते हैं पहले, ठीक है महोदय। जो धातु कर्म के साथ हो
कौन सी हो? कर्मक हो, कर्म के साथ। ठीक है ना। जो धातु कर्म वाली हो मतलब सकर्मक, मतलब कर्म के साथ। साथ के लिए हम सा का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, हाँ, तो साथ के लिए सा का प्रयोग करते हैं, सकर्मक। और जिस धातु में हमारा कर्म ना हो तो क्या करेंगे हम? जैसे न ब्राह्मण अब्राह्मण तो अकर्मक। तो जिस धातु में कर्म होता है मतलब कर्म होगा तो सकर्मक, और कर्म नहीं होगा तो अकर्मक। अब अकर्मक ये कौन सी धातु होती है? तो कहते हैं लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीडा रुचि दीप्त्यर्थम धातु गणम ते कर्म कमाहु। ठीक है महोदय, ये कहते हैं लज्जा अर्थ वाली, सत्ता अर्थ वाली। सत्ता मतलब समझते हैं कि स्थिति, मतलब कि जैसे होना, हम लोग कहते हैं ना वह है, जैसे भूसत्तायाम। भूसत्तायाम, ठीक है। सत्ता मतलब अस्तित्व होना हमारा, ठीक है। स्थिति, स्थिति रहनी। जागरण मतलब जगते हैं हम। वृद्धि बढ़ना। क्षय माने घटना। भय माने डर लगना। जीवित माने जीना। मरणम माने मरना। शयन माने सोना। क्रीडा माने क्रीडा अर्थ वाली। क्रीडा अर्थ वाली कौन सी धातु? क्रीडति। रुचि रोचते। रुचि करना। दीप्ति अर्थ, दीप्ति मतलब जलाना। इन सब अर्थों की जो धातुएं होती है महोदय, ये सारी धातु कैसे होती है? अकर्मक होती हैं। क्यों होती है अकर्मक? देखिए लज्जा करता है, वह शर्माता है। शर्माना एक भाव है कि नहीं है? शर्माना एक भाव है, उसका कोई कर्म नहीं हो सकता। वो क्या शर्माता है? अगर हम बोलेंगे वह विद्यालय वो जाता है, तो कहाँ जाता है? तो विद्यालय जाता है, ठीक है ना। मतलब कि विद्यालय के साथ उसकी जाने की क्रिया का संबंध है। पर महोदय आहुहु बताइए। मतलब कहते हैं आहुहु इस कहना। अच्छा, ब्रूवक्तायम वाची है धातु। हाँ हाँ, ब्रूवक्तायम वाची से हमने पढ़ा था ब्रुव पंचानाम आदिता आहु ब्रुवः, ठीक है। आहा, आहतु, आहुहु, वो आदेश होता है। हाँ वही बनता है, ठीक है। तो अब जैसे अब सत्ता, वह उसका अस्तित्व है, ठीक है। अब उसका अस्तित्व है, इसका कोई कर्म है क्या महोदय? नहीं है कर्म। वह हंस रहा है, वह हंस रहा है, वो हंस रहा है तो क्या हंस रहा है? कुछ नहीं, कोई उसका कर्म नहीं है। उसके हंसने की क्रिया का किसी के साथ संबंध नहीं है, ठीक है ना। वो किसी विषय पर हंस सकता है, पर उसके हंसने की क्रिया का तो किसी के साथ में भी वैसे संबंध नहीं है। वह मर रहा है, मरने का संबंध है क्या? जी रहा है। सो रहा है, वह सोता है। क्या सोता है? अरे वह सोता है, क्योंकि ये सब एक हमारा भाव है। क्या है महोदय? हमारा सारा ये भाव है, ठीक है। तो इन अर्थों की धातु को ये देख लीजिएगा। ये मैं भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये लज्जा अर्थ वाली धातु कौन सी है? लज्ज, हीरी। सत्ता अर्थ वाली धातु है भू, अस, विद, वृत्त, ठीक है। स्थिति अर्थ वाली स्था, जागरी, वृद्ध, ऐसे करके इन धातुओं में भेज दूंगा आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इतनी ही है ना, और भी कुछ धातुएं हैं? इन अर्थों में जो भी धातु होंगी, हो सकता है यहाँ पर क्या कहते हैं, कुछ ही धातुओं को लिया गया है, ठीक है। इन अर्थों में जो भी धातु होंगी वो लेनी है आपको, ठीक है महोदय। अब देखिए, अब कर्मवाच्य का पे चलते हैं महोदय, ठीक है। तो कर्मवाच्य का देखिए, कर्मवाच्य के जो रूप होगा उसका उसमें कर्म होगा हमारा, इसलिए कर्मवाच्य है, ठीक है। अब कहते हैं कर्मवाच्य में जब भी आप रूप बनाएंगे तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। कर्म क्या होता है हमारा? प्रधान। अर्थात अब कर्म के अनुसार ही हमारी क्रिया चलेगी। कर्म यदि एक वचन है तो क्रिया भी हमारी एक वचन ही रहेगी, ठीक है। बालकेन पुस्तकम पठ्यते, ठीक है महोदय। ठीक है, अब देखिए क्यों? क्योंकि बालक तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, पर पुस्तक जो है, जो कर्म है, वो एक ही है हमारा, एक वचन है। इसलिए एक वचन होने के कर्ता के साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। किसके साथ संबंध रहेगा? कर्म के साथ में, कर्म के साथ, ठीक है। कर्म यदि एक वचन है
तो क्रिया भी, हमारा रूप भी एक वचन में चलेगा। द्विवचन है तो दो वचन में, और बहुवचन है तो बहुवचन में। ठीक है महोदय, जैसे जैसे कर्म रहेगा उसका जो वचन होगा उसी के अनुसार हमारे रूप भी चलेंगे। ठीक है, क्रिया के रूप वचन इत्यादि भी होंगे। कर्ता में क्या होगा, कह रहे कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है कर्ता में? तृतीया। जब हम कर्ता, इसको हम कारक में समझेंगे कि कर्ता में तृतीया विभक्ति ही क्यों होती है, किस सूत्र के द्वारा होती है, कैसे होती है। ठीक है, क्योंकि कर्ता में तो हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, पर कर्म वाच्य में जाकर के तृतीया विभक्ति क्यों होती है। ठीक है, अभी केवल इतना समझिए कि कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और कर्ता के साथ में क्रिया का कोई भी संबंध नहीं होता है। कर्ता चाहे लाख रहे, अगर पढ़ने वाली चीज एक है तो एक वचन का ही प्रयोग करना है। ठीक है ना? हाँ। जैसे बाल का, हाँ, अब जैसे बालक फल खाता है, ठीक है, तो क्या बनेगा मतलब बताइए? धातु का बालकेन फलम खाद्यते। बालक फलेन, अगर फलम बोलेंगे बालकेन हो गया। अगर फलम हमारा बालकेन फलम, फल एक वचन है, फलम खाद्यते, फलम एक वचन है तो खाद्यते। और यदि फलानी बोलेंगे कि बालक के द्वारा फलानी खाद्यन्ते। ठीक है, तो फल कर्म के अनुसार, कर्म एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, और बहुवचन है तो बहुवचन। ठीक है महोदय, अब हम इसके रूप बनाने की प्रक्रिया समझते हैं। सबसे पहले माता ने इन 6 भागों में विभाजन किया है। कितने भागों में विभाजन किया है? 6 भाग में। ठीक है, इनमें से एक होगा संप्रसारणी धातु। कौन सी धातु होती है? संप्रसारणी धातु। याद रखिएगा कि अंग कार्य में जो संप्रसारणी धातु होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इनको याद नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। आपको तिगंत में, लिट लकार में भी इनका प्रयोजन पड़ेगा, हर जगह इनका प्रयोजन पड़ेगा। ठीक है, इसलिए संप्रसारणी धातुओं को, नलोपी धातुओं को याद कर लेना चाहिए। ठीक है, संप्रसारणी धातु कौन सी है? ग्रहिजा वही। एक तो 25 आदि नाम की थी सूत्र, ठीक है, ग्रहिजा। नलोपी धातु अर्थात न का लोप होता है ऐसी धातु। एक सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको, अनिदिताम हल उपधाया, कहा था कि अनिदित धातुओं की उपधा के न का लोप होता है। मैंने आपको कई बार विस्तार से बता चुका हूँ कि अनिदित क्यों कहते हैं। ठीक है, अनिदित होनी चाहिए और हलंत होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए संप्रसारणी तथा अब कहते हैं कि ऐसी धातु जो संप्रसारणी भी ना हो और नलोपी भी ना हो, उनको छोड़ करके अजंत धातु। ठीक है, कह सकते हैं आप कि संप्रसारणी नलोपी भिन्न अजंत धातु और संप्रसारणी नलोपी भिन्न हलंत धातु। ठीक है, फिर चुरादिगण की धातु और उसके बाद अन्य प्रत्यांत धातु। ठीक है महोदय, तो अब देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, संप्रसारणी धातु है। ठीक है, तो अब इसके लिए संप्रसारणी धातुओं में यक प्रत्यय लगाने की विधि सीखनी है हमें। ठीक है, अब आपको देखिए, आप सभी को पता है, मैंने आपको एक बार स्टार्टिंग में ते इते अंते से इथे द्वे ए वहे मय, इनको जोड़ने की प्रक्रिया बताई थी, नहीं बताई थी? बताइए, अच्छी से बताई थी। वही प्रक्रिया यहाँ भी लागू होगी। इसलिए केवल हम प्रथम पुरुष में क्या रूप बनेगा, मतलब हमारा अंग क्या बनेगा, हम ये समझेंगे। जो अंग एक वचन में बनेगा वही सारे के सारों में बनेगा, 74 प्रत्ययों में वही बनेगा। ठीक है, मतलब बोलिए महोदय। यहाँ एक डाउट सा आ रहा था, ये संप्रसारणी तथा नलोपी धातु से बचे हुए अजंत और हलंत दोनों बोल रहे, तो ये ऐसे 2 बार क्यों बोला? क्योंकि अजंत धातु सब कुछ कवर हो गया ना। हाँ, अब सब कवर हो गया ना, उसके अलावा हाँ, सारा कवर हो गया महोदय। ठीक है, नहीं, ऊपर संप्रसारणी धातु और नलोपी धातु लिखा है, तो ये 2 फिर से क्यों लिखे? क्योंकि अजंत और हलंत तो छोड़ के और कुछ है ही नहीं। अजंत और हलंत, देखिए बस वही बात है, कुछ नहीं है महोदय, कि संप्रसारणी धातु बता दी गई है, फिर नलोपी धातु बताई और नलोपी, फिर उनको छोड़ करके जो अजंत धातु बचाई है ना, उन अजंत धातुओं के लिए अलग कार्य होगा और हलंत धातुओं के लिए अलग कार्य होगा, अलग प्रक्रिया होगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, इस प्रक्रिया को देख करके बनाया गया है वो। अब देखिए हमारे सामने ये, अब संप्रसारणी धातु बोलते ही आपको हमेशा याद रखना है, 2 सूत्रों को याद रखना है। एक तो 25 नाम की थी और एक ग्रहिचा वही व्यधिवष्टि विचति पृच्छति 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 नाम गितिचा, ये सूत्र। ठीक है, इन दोनों में मिलाकर के 19 धातु हो रही है। कितनी धातु हो रही है आपकी? 19 धातु है। ठीक है,
और तो इन धातुओं को संप्रसारण करना सीखना है आपको। हम इन 19 धातुओं को संप्रसारण करना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको उपांग अंग का लिखा है। अब यहाँ देखिए, आपको एक बार में बनाना आ जाएगा, ठीक है। संप्रसारणी धातु कहने का मतलब क्या है कि इन सभी धातुओं को संप्रसारण होता है। क्या होता है इन सभी धातुओं को? संप्रसारण। अब कोई बताइए संप्रसारण किसे कहते हैं? इज्ञानः संप्रसारणम ये संज्ञा है। संप्रसारण से वो यन को एक बनाना। हाँ, अर्थात कोई सूत्र आकर के ये कह दे कि इस धातु को संप्रसारण कर दो, अर्थात उस धातु में यदि या व राला होगा, उस या व राला को क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसमें? ई उ रिल रे। ठीक है, मेरे साथ बोलिए। यदि किसी धातु कोई सूत्र आकर के कहेगा कि इस धातु को संप्रसारण कर दो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस धातु में जो भी या व राला होगा उस या व राला को क्या कर देना है, ई उ रिल रे कर देना। ठीक है, क्लियर हुआ हमारे? इसके लिए आपको सूत्र बताएं, कुछ सूत्रों को जो संप्रसारण करने के लिए जो सूत्र है उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हमेशा संप्रसारण एक ही प्रक्रिया है, इसमें जो सूत्र लगते हैं वो ध्यान रखिए। सूत्र आया बच सपी जादी नाम की और ग्रहित जा वही व्यतिवष्टि विचति विचति पृच्छति विजति नाम गीतिचा। ये सूत्र देखिए, ये सूत्र केवल कित प्रत्यय के परे होने पर कार्य करता है, ठीक है, और ये सूत्र कित और गित दोनों प्रत्यय के परे होने पर कार्य करता है, ठीक है। पर लेकिन जो हमारा यक प्रत्यय है वो कित है, अर्थात ये दोनों सूत्र लगेंगे कि नहीं लगेंगे? हाँ। अगर वो गित होता, केवल कौन सा होता, केवल गित होता, तो केवल ये सूत्र लगते रहिज्या वाले, ठीक है। पर वो कित है तो कित होने पर दोनों सूत्र लगेंगे, ठीक है। अब देखिए, सभी संप्रसारण किसको होता है, तो या वर अल्लाह के स्थान पर होता है। तो वच में जो या वर अल्लाह है उसको संप्रसारण कर देंगे, तो वा को संप्रसारण क्या होगा? उ संप्रसारण होगा, ठीक है, क्योंकि या को ई, वा को उ, रा को री और ला को री होता है, ठीक है। अब देखिए, इसके संप्रसारण करने के बाद में आपको एक अच मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? एक अच मिलेगा। आपको बताया था मैंने कि संप्रसारण के बाद में यदि कोई भी अच हो तो उसको क्या करते हैं, संप्रसारणाच, इस सूत्र के द्वारा पूर्व रूप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पूर्व रूप करना, पूर्व रूप, ठीक है। क्या सूत्र है? संप्रसारणाच। संप्रसारणाच उनको लिखिएगा संप्रसारण वाले प्रकरण में, ठीक है। अब जैसे कि इसका उदाहरण साक्षात उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वच धातु है हमारी, कौन सी धातु हमारे? वच। वच में वच से हमने यक प्रत्यय लगाया, यक में या बचा और ते प्रत्यय लगाया, ठीक है। अब वच धातु को संप्रसारण करने के लिए कहा तो वच में आ को संप्रसारण, वा को संप्रसारण क्या हुआ? उ हुआ। अब उ होने के बाद में उसके बाद में आ है कि नियमद है? आ है, हाँ। स्वर है, उसको पूर्व रूप करना। इसको क्या हो जाएगा? संप्रसारण आपने किसको किया है? उ को। तो संप्रसारण से अच परे होने पर क्या होता है? पूर्व रूप होता है। तो ये आ जाकर के मिल जाएगा उ में, तो क्या बन जाएगा? उच्च। क्या बन गया मध्य आपका? उच्चते। उच्चते। अब आपने वच धातु को किस लिए बोलते हैं? बोलने के अर्थ में बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ। क्या बोलेंगे बताइए? मया उच्यते। पालकेन श्लोकः श्लोकम उच्यते। श्लोकः ठीक है महोदय। बालकेन श्लोकः उच्यते, ये श्लोक वो उच्चारण करते हैं, ठीक है, बोलते हैं। अब देखिए इसी प्रकार सुप, अब सप को देखिए, सप को क्या होगा संप्रसारण? वा को उ होगा तो सुप बनेगा, ठीक है, जल्दी जल्दी समझाऊंगा। वा को उ होगा सुप, यज को या को ई होगा तो इज, वद को वा को उ होगा तो क्या बनेगा? उद, ठीक है। और सप में सुप बना, सप को क्या बना? सुप, और सुप बनने में या जोड़ा
तो क्या बन गया, सुप्य बन गया। क्या बन गया आपका, सुप्य। अब सुप्य। सुप्य आपका अंग है, यहाँ पर आपका अंग क्या, उच्च। उच्च आपका अंग है, तो उच्च आपको अपने अंग को आपको सभी में जोड़ना है। उच्च प्लस ते उच्चते, उच्च प्लस इते उच्चेते, उच्च प्लस अंते उच्चन्ते। ठीक है, इसके बाद सुप प्लस यते सुप्यते, यज्ञ इज्जते, उद्यते, वह प्लस याते, तो वह को उ हो जाएगा, तो उह उह्य, उह्य प्लस उह्यते। वस को क्या होगा मतलब उष, क्या होगा, उष। पहले उस होगा, क्या करिए, उस करिए, ठीक है ना। इसकी प्रक्रिया मैं भी सिखाऊंगा आपको। उस उष्यते क्यों बना। अब वप को क्या हो गया आपको, उप्यते। देखो देखिए, हाँ अभी इनकी इतना समझ में आया आपको, संप्रसारण करना है, ठीक है मतलब। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, कभी ऐसी स्थिति घटी कि एक जगह पर दो संप्रसारण प्राप्त हुए, एक जगह पर दो संप्रसारण तो प्राप्त, संप्रसारण, तो किसको संप्रसारण करेंगे, जैसे कि हम मान दूसरे वाले को कर हाँ, दें। जैसे धातु हमारी व्यक्ष व्यध, ये जो धातु है, ठीक है, इन दोनों में वा को भी संप्रसारण कर सकते हैं, या को भी संप्रसारण कर सकते हैं। तो किसको संप्रसारण करने, तो इसके लिए सूत्र है, क्या है, न संप्रसारणे संप्रसारण। इस संप्रसारण के पर होने पर पूर्व वाले को संप्रसारण नहीं होता है। यदि बाद में एक संप्रसारण है तो उससे पहले वाले संप्रसारण को पूर्व वर्ण को संप्रसारण नहीं होगा, ठीक है माते, तो अर्थात बाद वाले को ही संप्रसारण होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, संप्रसारण अच्छे से पूर्व रूप करते हैं, ठीक है। पूर्व रूप का क्या अर्थ होता है ये बता दिया गया यहाँ पर। अब चलिए, अब हम समझते हैं, सूत्र है हमारा आदेच उपदेशे शिति। क्या सूत्र है, आदेच उपदेशे शिति। अब सभी लोग ये समझ लीजिए अब कि इस सूत्र को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। ये सूत्र कहता है कि जो धातु एजंत होती हैं, कौन सी होती हैं, एजंत। एजंत अर्थात जिन धातुओं में ए ओ आई औ होता है अंत में, उन धातुओं को क्या होता है, आ आदेश होता है। ए ओ आई औ के स्थान पे क्या होता है, आ आदेश होता है। अब कहते हैं कब होता है, तो कहते हैं शित प्रत्यय परे ना हो। यहाँ लिखा है शित प्रत्यय परे, अच्छा ठीक है। तो शित प्रत्यय परे, अशिति, अशिति मतलब कि शित प्रत्यय नहीं है बाद में, तो क्या हो जाएगा, एजंत धातुओं को आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा महोदय, आ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए, क्लियर हुआ निकुंज महोदय। एजंत उपदेश अवस्था में होना चाहिए ना। हाँ, उपदेश अवस्था में, इसलिए उपदेश पढ़ा गया, इसलिए उपदेश अवस्था में धातु कैसे होनी चाहिए, एजंत होनी चाहिए। अगर ऐसा ना करते तो हो सकता है किसी सूत्र के पर, किसी सूत्र के द्वारा धातु को गुण हो जाए, और गुण हो करने के बाद में ई को ए हो गया, अब वो एजंत तो बन गई। अब एजंत है तो फिर उसको आ होने लगता, तो सारी की सारी धातु हमारी कैसे हो जाती, आकारांत हो जाती, आकारांती हो जाते हैं, है ना। इस कारण से इन्होंने उपदेश शब्द जोड़ा। उपदेश अवस्था में जो एजंत होगी, जैसे देखिए धातु आपकी कौन सी धातु है, वे है, व्यय है मतलब, क्या है, व्यय। तो वे को एजंत है, तो इसको क्या हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा। वे को वाह, वे को क्या हो जाएगा, वाह। अब ये सूत्र समझ में आया, क्या सूत्र है आपका, आदेश उपदेशे शिति, ठीक है। तो अब देखिए, इसके बाद सूत्र है अकृत सार धातु के ओर दीर्घा। क्या सूत्र महोदय, अकृत सारो धातु के ओर दीर्घा। ये सूत्र आपका जब जब लगेगा, जब जब आप कोई यकार आदि प्रत्यय लगाएंगे। कौन कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, यकार आदि प्रत्यय, अर्थात ये आश्रलिंग में भी लगता है, ठीक है। हाँ, वैसे और दो तीन लोग भी बोलेंगे कि साथ में, हाँ महोदय। अगर आप बोलेंगे नहीं तो क्या, कैसे काम चलेगा, ठीक है। हाँ जी, तो बोलेंगे जी। तो देखिए, अकृत सार धातु के और दीर्घा, इस सूत्र को समझते हैं, ठीक है महोदय, भरत महोदय। ये देखिए, दीर्घा क्या है, ये आदेश है, मतलब ये सूत्र जो भी कार्य करेगा वो दीर्घ करेगा, ठीक है। इसका कार्य क्या है, दीर्घ है, करना है, दीर्घ करना है।
कब करता है ये? तो कहते अकृत सार्वधातुकयोः। कह रहा है अकृत आ जोड़ दिया, इसका मतलब है कि हाँ। कृत और सार्वधातुक को छोड़ करके, कि प्रत्यय कृत नहीं होना चाहिए और सार्वधातुक नहीं होना चाहिए। सार्वधातुक। अब एक बात बताइए, इसने कृत बोल दिया तो कृत का मतलब कि चाहे कृत सार्वधातुक को चाहे कृत आर्धातुक को, कृत में तो ये लगेगा ही नहीं सूत्र, ठीक है ना। सार्वधातुक बोल, अब क्या बचा आपके पास? केवल तिंग बचा। क्या बचा महोदय? केवल तिंग बचा। तिंग बचे। और तिंग में भी लट लोट लंग विधिलिंग ये सार्वधातुक प्रत्यय है। यदि कोई प्रत्यय आपका सार्वधातुक है तो उसमें भी नहीं लगेगा ये सूत्र। हाँ, कहाँ लगेगा? चार लकार उनके प्रत्यय भी चले, हाँ, सिर्फ आर्धधातुक लकारों में लगेंगे। आर्धातुक प्रत्यय में लगेगा, ठीक है महोदय। कृत आर्धातुक में नहीं लगेगा, कृत को छोड़कर और सार्वधातुक को छोड़कर, ठीक है। कहता है कृत और सार्वधातुक से काम चल जाएगा? नहीं, कह रहे हैं यकार आदि भी होना चाहिए, ऐसा कि नहीं कि हर जगह लग जाए। कैसा होना चाहिए महोदय? यकार आदि। यकार आदि। यदि कृत और सार्वधातुक को छोड़कर यकार आदि कित गित हो, और कैसा होना चाहिए? कित गित भी होना चाहिए। तो आप बोलिए यकार आदि कित गित प्रत्यय के परे होने पर, इतना बोलिए जैसे बताता हूँ। यकार आदि कित गित प्रत्यय के परे होने पर अंग के अंतिम अच को दीर्घ होता है। अंग के अंतिम अच को दीर्घ होता है, ठीक है। यकार आदि कित गित प्रत्यय के परे होने पर अंग के अंतिम अच को दीर्घ होता है। दीर्घ आपको पता ही है, अच भी आपको पता ही है, अंतिम भी आपको पता ही है, अंग भी आपको पता ही है। सभी शब्दों का ज्ञान है, कार्य करते हैं। पर क्या होना चाहिए? वो यकार आदि प्रत्यय कित गित होने के बावजूद कृत और सार्वधातुक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कृत और सार्वधातुक बस इतना ध्यान रखिए, कित और सार्वधातुक नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यकार आदि कित गित हो, ठीक है। और अपित भी होना चाहिए। देखिए उसने कित गित बोला, ठीक है। अब जैसे अपित आ ही गया। अपित नहीं आएंगे, अपित प्रत्यय नहीं आएंगे। मतलब कित गित बोलने से अपित प्रत्यय का ग्रहण होता है, गित बोलने से अपित प्रत्यय का ग्रहण होता है। पर क्या होता है महोदय कि यहाँ पर सार्वधातुक बोला गया है, तो अपित सार्वधातुक है कि नहीं है, इसका मतलब वो उसका ग्रहण यहाँ पर उसके अपित प्रत्यय के परिणाम पर कार्य नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि यक प्रत्यय यकार आदि कित है, तो देखिए यक प्रत्यय में का कित संज्ञा तो कित हो गया, और यकार भी आदि में है तो यकार आदि कित है कि नहीं है? यकार आदि कित है। अब इसके पर होने पर क्या होगा? अंग के अंतिम अच को दीर्घ होगा। यदि अंग के अंतिम अच को क्या होगा महोदय? दीर्घ होगा। तो ध्यान से समझिएगा, अंग के अंतिम अच को दीर्घ होगा। अब इसके बाद आपने इस सूत्र समझ लिया। अब एक सूत्र और पढ़िए, हलह सूत्र। क्या है? हलह। ये कहता है अंग का अवयव जो हल, ये सूत्र आप पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। ये सूत्र हल से पर आपने किसी वर्ण को संप्रसारण किया है, ठीक है। और जो संप्रसारण जिस वर्ण को किया उससे पूर्व में हल है, उससे पूर्व में क्या है? हल है। और वो हल भी किसका होना चाहिए? उसी अंग का अवयव होना चाहिए। अंग का मतलब उसी अंग का ही पार्ट होना चाहिए। तो क्या होगा? संप्रसारण को दीर्घ हो जाएगा। जैसे देखिए धातु क्या है? बीयते बनाया आपने, ठीक है। तो यहाँ पर व है, ई है, य है और ते है। अब देखिए यहाँ पर ई को आपने क्या, ई आपका संप्रसारण है, और ये किसके बाद में? व के बाद में है कि नहीं है? तो व के बाद में ई को दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई को दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, एक सूत्र और है, केवल ये शास ही बस, शास ये 3 धातु के लिए सूत्र है। क्या है? 3 धातु के लिए सूत्र। ये सूत्र भी आप पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े? तो अदादिगण में पढ़े। कहाँ पढ़े महोदय? महोदय हल सूत्र से वो दीर्घ हुआ था, फिर इस सूत्र से वापस से क्यों उसको दीर्घ कर रहे हैं? क्योंकि पर्जन्यवत सूत्र लक्षण प्रवृत्ति ही, इस सूत्र ने बोला है कि अजंत कुछ पड़ेगा नहीं, लेकिन लगाना है। लगाना तो पड़ेगा ही महोदय। हाँ। सूत्र की प्रवृत्ति हो रही है तो लगाना पड़ता ही है, ठीक है। हाँ। जैसे मैंने बताया ना कि तालाब में बारिश होने का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा है कि तालाब में बारिश होने का या नदी में बारिश होने का? नहीं है। पर लेकिन क्या है कि बारिश की प्रवृत्ति है, वो भेदभाव नहीं करती है। तो ऐसे सूत्र भी भेदभाव नहीं करता है। यदि उसकी शर्त घट रही है तो शर्त को लगेगा ही, ठीक है। ये सूत्र आपने पढ़ा था, शासी वसी घसी नाम, ठीक है।
क्षमा चाहूंगा कि आप लोगों में से जो लोग नए आए होंगे उनको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो आपको इनमें से काफी चीजों का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्याकरण कठिन है, ठीक है। ये सब लोग भी स्टार्टिंग समझ रहे थे इसलिए अच्छे समझ पा रहे होंगे, ठीक है महोदय। कुछ लोग नए आ रहे हैं ना, कुछ नहीं आता है ना, इनको भी इतना ज्यादा कुछ नहीं आता। महोदय कुछ नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, कुछ चीजों का ज्ञान, काफी चीजों का ज्ञान हो चुका है, ठीक है महोदय। तो देखिए ये सूत्र है, आदेश प्रत्यय सूत्र पढ़ा था आपने, मैं आपको वहां पे बताया था। आदेश प्रत्यय सूत्र क्या कहता है महोदय, कोई बताएगा? स को श होता है, इनको के सामने है तो हाँ, इन और कवर के बाद में भी आदेश का सकार और प्रत्यय का सकार हो तो उसको शा हो जाए, ठीक है। तो ये आदेश प्रत्यय जो सूत्र है ये आदेश के और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य शकार करने के लिए कहता है। क्या कोई धातु के प्रत्यय, धातु के अंदर सकार को शकार करने के लिए कोई सूत्र कहता है क्या? हाँ धातु आदि नहीं, वो तो स करने के लिए बोलता है, उल्टा बोलता है। हाँ उल्टा बोलता है। हाँ उल्टा। ये सूत्र है शासी वसी घसी नाम से, ये कहता है इन और कवर के बाद में शास वस और घस इन तीन धातुओं के साथ को शा होता है, ठीक है। तो ये जो आदेश प्रत्ययों का अपोजिट सूत्र है। क्यों अपोजिट कैसे कह सकते हैं? अपोजिट भी कह सकते हैं कि आदेश प्रत्यय किसमें लगता है, वो आदेश के सकार में, प्रत्यय के सकार में, ठीक है। धातु के सकार में लगने के लिए आदेश प्रत्यय नहीं कहता है। प्रवृत्ति नहीं हो रही थी धातु में, तो इसलिए इन्होंने सूत्र बना दिया कि शास वस और घस इन तीन धातुओं के सकार को क्या होता है, शकार होता है, ठीक है महोदय। ठीक है, अब देखिए अगर आदि में है तो भी ना जी महोदय, धातु के आदि में अगर तीन धातुएं बोली हैं इसमें, देखिए तीन धातु, तो शास वस और घस इन तीनों में आपको सकार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? शास में स, वस में स और घस में स। तीन ही धातु है, तीन ही है और उसको अंत में ही है। हाँ ठीक है ना। और इनके बाद में देखिए शास में, देखिए शास में जब तक आ है तब तक इसको नहीं होगा, जैसे ही इस आ को कन्वर्ट होके इण बन जाएगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसको शास इदंग हलो हो, जैसे शा को शी हो गया, इसी से ही शिष्य बनता है। क्या बनता है? सी शिष्य, ठीक है। वश धातु, इसको वा को जो आ हो को ई इण बन जाएगा तो इसको भी हो जाएगा। घस को भी जब आ को ई हो जाएगा तो इसको भी शा हो जाएगा, ठीक है मतलब। अब देखिए आपने ये सारे सूत्र पढ़ लिए, अब सारे इनके रूप बनाते हैं, ठीक है, संप्रसारणी धातुओं के। वहां में क्या बनेगा? ऊह बनेगा। क्या बनेगा वहां में? ऊह, ऊह, ठीक है। अब देखिए ऊह, ये हमारा जो ऊह में जो ऊ है, ये इसमें ऊ अच तो है पर अजंत नहीं है। अजंत है कि अजंत नहीं है। अगर ये ऊ अंतिम में होता तो इसको दीर्घ कर देते। क्या कर देते? हम दीर्घ कर देते, ठीक है ना। बद धातु है, बद, बद को उद उद्यते, उद्य बना लेंगे। बद को उद करके उद्य, बब को क्या बनाएंगे हमारे? संप्रसारण करके उप, उप्य, उप्य बन जाएगा, ठीक है। यज को इज, इज्यते, स्वप को सुप, सुप्यते। अब देखिए वे धातु है, कौन सा धातु है? वे, ध्यान समझे, एजंत धातु है। यहाँ की संज्ञा करी एजंत है। एजंत होने के कारण क्या करा आपने? इसको क्या करा? आ को ए को आ कर दिया तो क्या हो गया? वाह हो गया। क्या हो गया? वाह हो गया। अब वाह करने के बाद में आपने इसको संप्रसारण किया, तो वाह को संप्रसारण करने के बाद क्या होगा? संप्रसारण केवल ऊ होगा। क्या होगा? केवल वे था। और यते, जो यते कह रहा हूं मैं, ठीक है ना, यते लिख रहा हूं। यते में जो या है ये यक प्रत्यय का या है और ये ते प्रत्यय है, ठीक है। अब वे के बाद वे को क्या हो गया महोदय? वे को आ हो गया, आदेश उपदेश स्थिति से, क्योंकि इसके बाद में जो यक प्रत्यय है ये इसमें तालव्य शा की एक संज्ञा नहीं है। यदि तालव्य शा की एक संज्ञा नहीं है तो क्या हो जाएगा? ए को आ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वा बन गया। अब इसमें वा में जो दो वर्ण है, एक व है आपका और एक आ है। वा को संप्रसारण करा, क्या करा? ऊ करा, और संप्रसारण नाच से पूर्व रूप करके क्या कर दिया हमने? केवल ऊ बचा, ठीक है। अब देखिए आप सभी लोग देखिएगा, ये ऊ है, ये अजंत है कि नहीं है? हाँ,
अजंत है, अजंत है। अजंत है। अजंत अंग को दीर्घ होता है यकार आदि कित गित प्रत्यय के परे होने पर। तो हाँ इसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो गया। ऊ हो जाएगा। ठीक है। अब कोई कहेगा यहाँ पर दीर्घ तो हम हल से भी कर सकते हैं, कह रहे नहीं कर सकते क्योंकि पूर्व में हल है क्या, नहीं है। नहीं है। हाँ, अब इसका मैंने प्रश्न पूछा था ना, उसका उत्तर यही है। ठीक है महोदय। अगर हल नहीं है तो भी हो जाएगा। हाँ, पर अकृत साधातु के और दीर्घ का उसकी हल की कंडीशन नहीं है, उसको बाद वाले प्रत्यय की कंडीशन। ठीक है। तो उयते बन गया। क्या बन गया आपका, ऊयते। इसका मतलब कि आपके उसमें कोई भी आपकी धातु रस्व वाली नहीं रहेगी यदि रस्व अजंत नहीं रहेगी। ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार वे है, क्या है आपका वे। ये बताइए वे को क्या कार्य होगा, एजंत है। ये को संप्रसारण होगा। नहीं, ए है। ये को या होगा। हाँ, व्या जिन्होंने बोला वो सही बोला उन्होंने। मेरा प्रश्न क्या था, वे को वे एजेंट है तो इसको क्या होगा, तो ए है तो इसको आकार होकर व्या बन गया। व्या बनने के बाद में इसमें वा और या, व्या बनने के बाद में इसमें वा और या दोनों को प्राप्त हो रहा है। किसको प्राप्त हो रहा है, दोनों को। तो दोनों में से किसको करें, तो या करेंगे। क्यों, सूत्र बताइए। न संप्रसारणम संप्रसारण। तो बाद वाले को या को ई करके और जो आ था वो ई के अंदर समाहित हो गया तो वी बना, और वी हमारा ह्रस्व है, इसको फिर क्या कर दिया, अकृत सार धातु के और दीर्घा से क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया। तो क्या बन गया आपका वीयते। वे धातु है, हवे को हुआ किया। क्या क्या, हवे को हुआ, हुआ को ऊ किया तो बना हु। क्या बना आपका हु को दीर्घ किया तो क्या बन गया आपका हुयते। ठीक है। श्वी धातु थी, श्वी को क्या किया हमने, वो को संप्रसारण होके ऊ बनेगा, ऊ बना। ठीक है। और ई को ई हमारा मिल गया उसमें, ई संप्रसारण अच्छे से पूर्ण रूप हो गया तो शु बना। फिर शु के बाद में यते प्रत्यय आया तो क्या कर दिया हमने, दीर्घ कर दिया। क्या कर दिया, दीर्घ किया। कभी सुयते मत बोलिएगा, शुयते बोलिएगा। ठीक है ना, ठीक है। ज्या को संप्रसारण किया तो ज्या धातु है तो ज्या बना, जी बना। इसको क्या करें, अगर सार धातु के दीर्घ से दीर्घ करके जीयते। ग्रह को गृह, अब इसको दीर्घ नहीं होगा क्योंकि ये अजंत नहीं है। क्या नहीं है, अजंत नहीं। गृह्यते। वेद को विद हो गया तो विद्यते। उसको उष, इसको उसको उष्यते। क्या बनेगा, विच को व्यच को विच हो गया, व्यच था तो व्यच को विच हो गया तो विच्यते। वृश्च को वृश्च हो गया, वृश्च को क्या हो गया, वृश्च तो वृश्चते। वृक्ष को क्या हो गया, पृच्छते। और भ्रश्च को हो गया भृज्यते, भृज्यते। क्या बन गया, भ्रश्च को भ्रा को रा को री किया हमने, सा को स्तोष नाष्टु से तालव्य शकार किया, और फिर झलाम जसी से ज करा। ठीक है ना, याद रखिएगा हमेशा बार बार। स्तोष्टुनाष्टु से तालव्य शकार के साथ को दंत शकार को, और झलाम जस जसी से क्या कर दिया, उसको जा कर दिया। ठीक है। ये आपकी संप्रसारणी धातु खत्म हो गई। ठीक है महोदय, ये लिखा भी है यहाँ पर कैसे बनाया है। ठीक है, देख लीजिएगा। अब इसके बाद में चलते हैं, देखिए रूप बन गए, हुयते हुयते हुयंते, सारे रूप बन गए, उसी प्रकार बनेंगे। ठीक है ना। अब चलते हैं अनिदित धातुओं में। अनिदित धातुओं में देखिए सूत्र है क्या है हमारा, अनिदिताम हल उपधायाः किंति। क्या सूत्र महोदय, ये कहता है अनिदित धातु अर्थात ऐसी धातु जो इदित ना हो, मतलब इदित ना हो। इदित ना कर, आप इदित क्यों कह रहे हो, कारण ये है यदि इदित होगी तो उसमें नुम का आगम होगा, और अनिदित होगी इसका मतलब क्या है, उसमें नुम का आगम इदित होने के कारण नहीं हुआ है, अर्थात पाणिनि ने उसको पहले से ही पढ़ा है। तो अनिदित धातु वो धातु होती है जिनमें पाणिनि ने नकार को पहले से ही पढ़ा है, उपदेश अवस्था में ही पढ़ा है। ऐसी धातु क्या होती है, अनिदित होती है। और केवल अनिदित से काम नहीं चलेगा, हलंत अनिदित होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, लिखा है ना अनिदिताम हल, हल शब्द का प्रयोजन क्या है, हलंत। ठीक है। उपधायाः तो कहता है कि ऐसी धातुओं के उपधा के नकार का लोप होता है। किसका लोप होता है,
कब होता है कित गित प्रत्यय। मैंने आपको बोला था कि कित और कित को मान करके जो भी कार्य होंगे वो यहाँ पर होंगे, तो कित को मान करके कार्य हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा। तो इन सभी धातु का देखिए अनिदित धातु कौन सी है, हमने वहां भी पढ़ा था हमारे, देखिए इसमें अंश वंश। ठीक है, मैंने यहाँ भी पढ़ाया था मैंने आपको, ये अंश वंश चंच तंच ये सारे सूत्र ये सारे अनिदित धातु हैं। ठीक है, इन सभी के नकार का लोप कर देंगे। अब देखिए नकार का लोप करने पर क्या बनेगा, जैसे अंश है, अंश में नकार का लोप किया तो क्या बनेगा, केवल अच्छ, और उसमें यक प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा, अच्छ। तो क्या बन गया आपका अच्छते, वच में वच्चते, चच में चच्चते। तो याद रखिएगा यदि कभी भी कोई कहना न लोप कैसे होता है, नकार का लोप किससे हो रहा है, या नकार के लोप की चर्चा हो, तो इस सूत्र को याद रखना है। ठीक है ना, पंच को त्वच त्वचते, ये सब देखते जाइएगा। ये आपकी सारी की सारी कौन सी धातु हो गई, आपकी सारी अनिदित धातु हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इन दोनों धातु को छोड़ करके हम अजंत धातुओं में रूप जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है महोदय, किसमें रूप जोड़ने की कोशिश करेंगे, अजंत। तो अब देखिए अजंत धातु में अज के अंदर कौन से वर्ण आते हैं, ये बताइए। अच प्रत्यय, सारे स्वर आएंगे। तो आ ई उ रिल री ए ओ आई औ। अब देखिए आ के अंतर्गत सारी ए ओ आई औ है, ये सारे के सारे किस में हो जाएंगे, आ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, आ बन जाएंगे। किस सूत्र द्वारा, आदेश उपदेश शिति से। ठीक है ना, अब हमारे पास कितने बचे, आकारांत, इकारांत, उकारांत, रिकारांत। ठीक है, और रिकारांत तो कोई मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, तो 4 प्रकार के हो गए। ठीक है, अब हम 4 प्रकार के सीखेंगे, आकारांत के लिए समझेंगे, इकारांत के लिए, उकारांत के लिए और रिकारांत के लिए। ठीक है, तो देखिए तो क्या कहते हैं, आकारांत धातु अब हमारी जितनी भी आकारांत धातु हैं उन आकारांत धातुओं में रूप जोड़ने की विधि बता रहे हैं। ठीक है, तो एक सूत्र है नेहा माने जी का सूत्र जो उन्होंने पूछा था, उसका उत्तर यहाँ मिलेगा उन्हें। ठीक है, जो बताया था दा को दियते कैसे बनता है। सूत्र है घूमास्था गापा जहातिसाम हली। क्या सूत्र है, ठीक है, ये सूत्र कहते हैं घू। घू मतलब क्या है, घू जैसे कि हाँ, जैसे कहते हैं कि व्याकरण वालों के लिए घी क्या है, तो एक घी संज्ञा होती है, एक नदी संज्ञा होती है व्याकरण में। तो ठीक है, हमारे गुरुजी एक कहानी बता रहे थे कि एक व्यक्ति एक छात्र को, एक लड़का बहुत परेशान कर रहा था कि मैंने बहुत व्याकरण पढ़ी है, मुझसे पढ़ो, ये करो। तो गुरुजी ने पूछा घी किसे कहते हैं, तो कंफ्यूज हो गए कि घी किसे कहते हैं। वो सुनने लगे कि लोक में घी किसे कहते हैं, तो व्याकरण में घी किसे कहते हैं, अब समझ नहीं आया। तो व्याकरण में घी, घू, बहुत छोटी छोटी संज्ञा भी बनाई है पाणिनि जी ने। ठीक है, तो अब देखिए घू संज्ञा मतलब आप सभी को पता है किस सूत्र के द्वारा होती है, कोई बता सकता है, ठीक है महोदय, महोदय ने 90% बोल दिया और भरत महोदय ने 90% उनका कॉपी करके फिर 10% जोड़ के बोल दिया। ठीक है, अब देखिए मारा भू धातु अर्थात दुधाई दाण दो दे दुधाई ठेठ, ये 6 धातु। ठीक है, मा धातु, स्था धातु, गा धातु, पा धातु, हा धातु और टी धातु, कौन सी है, हाँ हा धातु और सा धातु। ठीक है, मैंने देखिए इसलिए मार्क किया है मैंने इनके नीचे कि घू के लिए क्या लिखा है, घू संज्ञक। ठीक है, माँ के लिए माँ, स्था के लिए स्था, गा के लिए गा, पा के लिए पा, और जो जहाती लिखा है ना, ये जहाती, जहाती का मतलब क्या है, ये हा धातु है। कौन सा धातु है, ये पूरा जहाती है। हा का ज्ञान कराने के लिए, और हा धातु भी कैसी, जोहोत्यादि गण की हा धातु, क्योंकि जोहोत्यादि गण की हा धातु को ही जहाती बनता है। ठीक है, और सा धातु, इन धातुओं को क्या होता है, इनके आ को ई होता है, इनके आ को क्या होता है, ई होता है, अल्परे। ठीक है, इनके आ को दीर्घ होता है। कब होता है,
तो हलादि कित गित प्रत्यय के परे होने पर कब होता है महोदय? हलादि प्रत्यय के परे प्रत्यय के परे होने हलादि कित गित प्रत्यय के परे होने पर। ये बात याद रखिए, आप कोई एक सूत्र पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि ये सूत्र आपको सिर्फ इस यहीं पर लगेगा, नहीं। मतलब जैसे भाव कर्मणो सूत्र, ये तो यहीं पर लगेगा केवल भाव कर्म वाच्य में। पर जैसे घूमास्था गापा जहाती सामली, इसने हल बोला है तो हल तो आपको कहीं भी मिल सकता है। तो ऐसे सूत्रों को स्मरण करके रखा करिए, ठीक है, धीरे धीरे करके मजबूत हो जाएगा। अब देखिए आ को ई होता है, तो इन देखिए रुदाई दाण दो दे, इन चारों धातुओं को क्या होता है? देखिए रुदाई में दा है, अब यहाँ देखिएगा रुदाई में दा है तो दू और यहाँ की संज्ञा करी तो क्या बचा? पहले देखिए देंग है तो देंग में गा की संज्ञा करी तो क्या बचा? दे बचा। और दे एजंत है तो एजंत को क्या बना लिया? आकारांत बना लिया। क्या बन गया हमारा? दा। अरे वाह, दुदाई पहले से, दुदाई पहले से हम तो पहले वही समझ रहे थे, दे का दा कैसे हो गया यहाँ पर। एग्जैक्टली आज समझ में आया वो। अब देखिए दुदाई धातु थी तो दुदाई को मैं तो पहले से दा आकारांत है, दान में भी आकारांत है, ठीक है। पर दुदाई दान दो दे, इसमें दो नहीं लिखा इन्होंने, ये अच्छा ये रहा, दो को दा हो गया। ये देखिए दो को दो ओकारांत है तो उसको दा हो गया, देंग एज एकारांत है तो उसको दा हो गया, ठीक है। दुदाई दान ये आकारांत है। अब देखिए धेट है, धेट में ट की संज्ञा हो गई, धे बचा, एजंत बचा, एजंत हुआ, इसको क्या हो गया? आकारांत हो गया, धा बन गया। और जो और दुधाई में धात पहले से ही है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? धातुएं तो 6 हैं पर इनके रूप देखने में 2 ही प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं महोदय? रूप इनके देखने दो में ही प्रकार के, होते हैं, ठीक है ना? इसीलिए वो सूत्र भी दा धा ही बोलता है। हाँ, केवल दा धा ही बोलता है, ठीक है ना। हाँ। क्योंकि वो इससे ही पता लग जाता है कि दा और धा। और अब उसने बोला अदाप, अदाप मतलब क्या है? दाप और दैप को छोड़ करके। क्यों अदाप बोला? अदाप बोलने से दाप और दैप कैसे आ गया? दाप तो हम मान सकते हैं, अदाप बोला तो, पर दैप तो कह रहे हैं दैप में जो आई है ना उसको आई को आ बन जाएगा, तो वो भी किस में हो जाएगी? वो भी दाप के अंतर्गत आ जाएगी। समझ में आया महोदय? पाणिनि जी के जो सूत्र है ना बहुत ही लॉजिक वाले होते हैं, टोटल मैथमेटिक्स। हाँ, और इतना मैथमेटिक्स है उनका कि ये लगा लीजिए कि आप कितना भी पढ़ने के बाद में उनके एक सूत्र को छोटा नहीं कर सकते। उन्होंने कितना विचार करके कि सबसे छोटा सूत्र कितना, सबसे छोटा करके और कितना उपयोग हो सकता है उतना बनाया है। दादा भदा बना दिया, इतना छोटा सूत्र है और इसका अर्थ क्या कर दिया? दुधाई दाढ़ दो दे दुधाई धेट और दाप देख को छोड़कर इन धातुओं की भू संज्ञा होती है। छोटा सूत्र है और इतनी बड़ी वो करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए दाप दैप को छोड़कर बोलता है, अर्थात दाप दैप के लिए सूत्र नहीं लगेगा, ठीक है ना। दाप और दैप के लिए सूत्र नहीं लगेगा। धातु हमारी है दाप, दाप लवने, ठीक है। इसका रूप देखिए भाव और कर्म में क्या बनेगा? दायते। अच्छा आप ये अपलोड नहीं कर रहा, ठीक है। दैप का देख लेते हैं। इसमें कुछ और ही बनाई दिया थे। अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी। तो अब देखिए ठीक है, तो दा को दी हो गया दियते, धा को दी धीयते, माँ धातु ती, माँ को क्या जाएगा? मी, स्था को स्थी, ठीक है। और गा को गी, पा को पी, हा को ही, स्था को स्थी, सा को सी है, ठीक है। समझ में आया? और यह जुड़ गया तो सीयते दियते पीयते इत्यादि बन जाएंगे। अब क्या ध्यान रहे कि अदादि करके पार अक्षण धातु को एत्व नहीं होगा है? अच्छा एत्व मतलब इत्व नहीं होगा, यहाँ पर इत्व लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था महोदय? यहाँ से सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो ये है, ये जो धातु इत्व नहीं होगा, इत्व नहीं होगा, ई होना चाहिए, ठीक है ना। तो पायात ही बनेगा, ठीक है ना। पायाते, पायते बनेगा, ठीक है। अब देखिए घूमादि, ये जो धातु हैं इन धातु कौन सी कहते हैं? घूमास्थादि कहते हैं। कौन सी धातु कहते हैं? घूमास्थादि। इन धातु को छोड़ करके जो आकारांत धातु बची उसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल उसमें जोड़ देना है। क्या करना है? केवल
जोड़ देना है। अब चलते हैं, जोड़ना है यानी इकारांत करके ही जोड़ना है ना? नहीं इकारांत करके नहीं जोड़ना, नहीं, केवल इन धातु को ही इकारांत होता अच्छा, है और इनके अलावा केवल जो इन धातु। आकारांत बचेगी उसको केवल जिस जोड़ना है। जैसे वा धातु है, वा में यक अच्छा। जोड़ा तो वायते, पा में पायते, या में यायते, भा में भायते। ठीक। अब देखिए अकृत सार धातु का और दीर्घ इकारांत और इकारांत धातु में यक प्रत्यय लगाने की विधि। अब हम आकारांत हो गया हमारा, अब इकारांत में चलते हैं। ठीक है महोदय, अब देखिए आकारांत धातु में हमने एक सूत्र पढ़ा था अभी। क्या सूत्र पढ़ा था? अकृत सार धातु के और दीर्घ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वो क्या करता है सूत्र बताएंगे आप? वो कृत सार और सार्वधातुक भिन्न नहीं, कृत और सार्वधातुक को तो हाँ, वो तो आप बाद में बताइएगा। सिर्फ इतना बोलिए ताकि छोटा अर्थ पड़े कि यकार आदि कित प्रत्यय पर होने पर अंतिम अच को दीर्घ होता है। अंतिम अच को दीर्घ होता है। अंग के अंतिम अच को दीर्घ। ठीक है, अंग के अंतिम अच को दीर्घ होता है। यदि अंतिम ना बोलते तो आदि में भी होने लगता, अंग ना बोलते तो हर जगह और जगह भी होने लगता, कित ना बोलते तो अन्य जगह भी होने लगता, यकार आदि ना बोलते तो हर एक शब्द का अपना अपना एक प्रयोजन है। ठीक है, देखो है तो। अब देखिए इसके द्वारा जैसे जी धातु है, कौन सा धातु है? क्या बोला? अरे भाई बाकी सब म्यूट करें प्लीज। ज्यादा मत बोलना, मैं 2 मिनट और सबको म्यूट करिए। और जो लोग जिन लोग यहाँ हल्ला नहीं हो रहा हो, जैसे नेहा जी हैं और भरत महोदय और भी लोग हैं, जलपजनी माता जी, इन सबके यहाँ पर हल्ला नहीं हो रहा हो, वो लोग खुल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जी धातु है, तो जी धातु क्या हो गया? जीयते बन गया। ठीक है, दीर्घ करना है बस आपको। इसका मतलब कोई भी आपकी ह्रस्व अजंत धातु नहीं रहेगी, आपकी ह्रस्व अजंत धातु नहीं रहेगी। धी को धीयते। अब इसके अपवाद सूत्र बता रहे हैं। ठीक है, तो श्वी धातु के लिए तो आप पढ़ ही चुके हैं। क्या श्वी धातु के लिए? कि श्वी धातु इकारांत है, तो इसको क्या होना चाहिए था? अकृत सार धातु के और दीर्घ से दीर्घ होकर श्वी बनना चाहिए था, श्वीयते बनना चाहिए था। पर ये संप्रसारणी धातु है तो पहले इसको क्या हो गया? श्वी को शु हो गया। ठीक है ना, और शु करने के बाद में फिर दीर्घ किया हमने तो शूयते बना। ठीक है, अब शींग धातु है, सूत्र क्या है? शींग धातु। ठीक है ना, अब शींग धातु कौन सी है? शींग सार धातु के गुणा। कौन सी धातु है? सिंह सार्वधातुक के गुण। ये हमेशा गुण होने वाला है। नहीं, वो केवल सार धातु के परंपर गुण होता है केवल। अभी सार धातु तो नहीं है, जैसे बोलते ना हम लोग। अच्छा, बालकेन शय्यते, बालकेन शय्यते। ठीक है, केवल शय्यते ही बनेगा, क्योंकि ये शय्यते शय्यते नहीं बनेगा कभी भी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? हमारी धातु भाववाच्य में है। इसका मतलब क्या है कि एक ही रूप बनेगा, शय्यते केवल। ठीक है, और क्या बनेगा कैसे देखिए? तो शींग धातु है, तो शींग में की संज्ञा करी तो शी बचेगा। क्या बचेगा? शी बचेगा। तो शी बनने के बाद में यहाँ पर माता ने सीधा लिख लिया कि शय हो जाए, आदेश होता है। पर ये सूत्र का अर्थ ये नहीं है। ठीक है ना, इस सूत्र का अर्थ क्या है आपको बताता हूँ। कि शींग धातु में की संज्ञा करी, इकारांत शी बचा। सूत्र कहता है ये किंगिति, मतलब यकारादि किंगित प्रत्यय बना। ये किंगिति क्या है? ये हमारा सप्तमी विभक्ति है इन दोनों के उत्तर। अर्थात क्या अर्थ बना? यकारादि किंगित प्रत्यय के परे होने पर। ठीक है, शी की अनुवृत्ति आ रही होगी तो कहता है कि शी को क्या होता है? अयंग आदेश होता है। क्या होता है? शी को अयंग आते हैं। और अंतिम वर्ण के स्थान पे होता है, तो शी में जो ई है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? अयंग हो जाएगा। शी के अंतिम ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? अयंग अयंग आदेश हो जाएगा। ठीक है महोदय, ये जो नंबर है ये अयंग ई मिति का नंबर है। जी जी, तो ंगा की संज्ञा करी और या की संज्ञा करी। किसकी संज्ञा करी? या की, आग से और अपदेश जन्मासिक से। ठीक है, क्या बचेगा? केवल अय बचेगा। क्या बचेगा महोदय? अय बचेगा। अब शी धातु के स्थान पर, शी धातु से यकार आदि कित प्रत्यय के परे होने पर आप क्या करेंगे? ई के स्थान पर अय करेंगे तो क्या रूप बनेगा आपका? शय्यते। ठीक है, शय्यते। हाँ, क्योंकि हाँ यक वाला भी यह जुड़ गया। हाँ, यक वाला या भी जुड़ गया। ठीक है, अब याद रखिएगा शय्यते आपको तो पता लग गया। आपने बाल का क्षेत्र तो पढ़ लिया सोने के लिए। अब आपने शय्यते पता लग गया
तो शय्यते मतलब अब आपको क्या करना है महोदय कि सूत्र याद रखिएगा कि शय्यते बनता कैसे है। जो विशेष सूत्र होते हैं ना उनको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्या सूत्र है? अयं ये किंगिति। ठीक है, ठीक है भरत महोदय। हाँ हाँ। नंबर नहीं दिया। माता जी आपसे ये नहीं बालकेन शय्यते। हाँ, माता जी आपसे ये नहीं बालकेन पूछेंगी शय्यते कि धीयते कैसे बन गया, धी धातु को धीयते कैसे बन गया, क्योंकि सीधा है, वो तो सिंपल है। अगर साधा धातु कर दीर्घ से दीर्घ हो गया। माता ये पूछेंगी शींग धातु को शय्यते कैसे बन गया। क्यों? क्योंकि माता जी हमेशा जो धातु विशेष होती है उसको पूछती है, विशेष धातु के लिए। ठीक है, सामान्य भी पूछती हैं पर विशेषों को ज्यादा पूछती हैं। ठीक है, और देखिए अब उकारांत धातु, इकारांत धातु खत्म हो गई। इकारांत धातु में एक बार फिर से हल्का सा स्मरण करते हैं। इकारांत, सभी इकारांत धातुओं को क्या करना, दीर्घ करना है। बस जो शी धातु थी उसको भी दीर्घ होकर, दीर्घ है पहले से, उसको दोबारा दीर्घ होकर शी ही बनता। इस सूत्र ने क्या कर दिया, अयंग आदेश कर दिया, केवल शी धातु के लिए सूत्र है। ठीक है, अकृत सार धातु के दीर्घ कहा। वही उकारांत धातुओं में भी आपको वही करना है। क्या करना है कि उकारांत धातुओं को आपको दीर्घ करना है। जैसे भू धातु है आपकी, भू धातु, तो हु को हुयते, भू को भूयते। भू धातु पहले से ही दीर्घ है, तब भी क्या बनेगा महोदय, भूयते ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए एक सूत्र पढ़ेंगे, भ्रुवो वचिहि। आप लोगों में से जिन जिन जो लोग आधातु पर पढ़ रहे हैं, आधातु प्रक्रिया जिनका लेट लकार इत्यादि, आधातु में ये सूत्र कहता है कि ब्रू धातु है। कौन सी धातु हमारी? बहुत छोटा अर्थ है। मैं आपको बताता हूँ कि कुछ धातु बताता हूँ, सूत्र बताता हूँ, उनको याद करिए। उनको एक साथ लिख लीजिएगा। ठीक है, अरे ब्रू धातु, ठीक है, इस ब्रू धातु को वच होता है। क्या होता है? वच। सूत्र है भ्रुवो वचिहि। ठीक है, भ्रुवो वचिहि। और एक और सूत्र क्या है महोदय? अस्तेर भू। अस्तेर भू। अस धातु को भू होता है। क्या होता है? अस धातु को भू होता है। ठीक है, सूत्र है अस्तेर भू। ठीक है, ये दोनों सूत्र आप अभी पहले इन दोनों सूत्र को समझिए। ये दोनों सूत्र का ब्रू को वच होता है ब्रुवो वची से, अस को भू होता है अस्तेर भू से। ठीक, कब होता है? तो कहते हैं आर धातु प्रत्यय के पर होने पर। कब होता है महोदय? थोड़ा थोड़ा समझिए, ठीक है ना? ये समझिए इतना कि अस को भू करना है और ब्रू को वच करना है। अब वच कर लिया आपने, ब्रू को वच करेंगे, तो वच करने के बाद में वच जैसे ही वच हुआ तो वच देखते क्या हो गया, संप्रसारण धातु हो गई कि नहीं, वच स्वपीय। तो वच को संप्रसारण करेंगे तो क्या बनेगा महोदय? हमने पढ़ा था वच को क्या बनता है, उच्चते बनता है। उच्चते बनता है। भू धातु भी बोलने के अर्थ में है, और वच धातु भी आपके बोलने के अर्थ में है, और इनका दोनों का रूप एक समान ही बनेगा क्योंकि भू धातु को वच आदेश हो जाएगा। ठीक है, केवल ये अपवाद है। ठीक है, इसका मतलब, ठीक है, कि वरना ब्रूयते ही बनता। क्या बनना चाहिए था? ब्रूयते, पर अब क्या बन गया? उच्चते बन गया। ठीक है, अगर ये चीजें, ये जो सूत्र है ना, कोई बात नहीं, आपके मजबूत नहीं होंगे तो नहीं, हम अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, अभ्यास करते जा रहे हैं, मजबूत हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है महोदय? महोदय एक छोटा सा प्रश्न है, अगर इसका बहुवचन का रूप बनाना है तो हम ब्रूयन्ते तो वचनते तो ऐसे नहीं, वचनते नहीं कर सकते ना, क्योंकि बहुवचन के रूप नहीं बना रहे हैं। तो बहुवचन नहीं है ना? ब्रू धातु में, एक मिनट देखते हैं। नहीं, वच को बहुवचन नहीं कर सकते, तो तभी ब्रू ही करना पड़ेगा ना। नहीं, वचिरन्ति परप्रयुज्यते ब्रू में नहीं है, याद एक वचन में बहुवचन नहीं है। नहीं है। एक सेकंड बस। ब्रू धातु है, इसको अदादिगण की, इसको भाव कर्म में गए, उच्चते उच्चते उच्चन्ते, इन्होंने तो दिखाया है, फिर भी एक बार देख लेंगे। मेरे हिसाब से तो शायद नहीं होना चाहिए क्योंकि मना करा है। कर्तरी में देख लो, कर्तरी में नहीं है। कर्तरी में भी, इसमें इन्होंने कर्तरी में भी दिखा रखा है इसमें।
मतलब ये वो तो वच धातु के लिए है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा आपको, ठीक है महोदय। ठीक है। हाँ क्या है कि मैं भी सीख ही रहा हूँ, ये मान लीजिए कुछ चीजें परफेक्ट होंगी धीरे करके मेरी भी, तो वैसे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नहीं बची रंतिफ परा प्रयुज्यते उनके हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि महोदय एक चीज मैंने देखी है, उसमें 3 लोगों का मत चलता है, 3 प्रकार का। एक कहते हैं अंति के परे होने पर, क्या कहते हैं, केवल अंति के, तो लट लकार में जो अंति प्रत्यय होता है उसके परे। कुछ लोग कहते हैं झी के परे होने पर, और कुछ लोग कहते हैं कि बहुवचन में ही नहीं होता है, ठीक है। अगर आप झी वाला माने, सारे बहुवचन सारे लकार में, हाँ जी, ठीक है महोदय। मनीष महोदय जरा भू का बोलिए प्लीज। भू का अर्थ होता है ना, फिर अस्य से आएगा। नहीं अभी बता रहे हैं ना, अभी गुरु को वच हो गया ना आपको, केवल अभी उकारान चल रहा है ना अभी हमारा, ठीक है। तो रू को हो गया वच। अब इसके बाद चलते हैं रिकारांत धातु। कौन सी धातु? रिकारांत। इसको हम बांटेंगे 4 भागों में। कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में। 4 भागों में तो बांटेंगे, पर 3 सूत्र रखेंगे। 4 भाग 3 सूत्र, अथवा आप 3 भाग भी बना सकते हैं, 3 भाग 3 सूत्र, ठीक है महोदय। सूत्र है, पहला सूत्र है गुणोर्ति संयोगाद्यो। पहले नहीं, इसको पढ़ने से पहले तो आपको रिंग शैग लिंग पढ़ना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जागृत धातु के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं सबसे पहले? जागृत धातु है, तो जागृत धातु को दीर्घ होकर के क्या हो जाता? जागृयते हो जाता। क्या हो जाता? पर एक सूत्र है जागरो विचिन्न नलिंगित्सु। ये सूत्र कहता है कि जागृत धातु को गुण होता है। क्या होता है महोदय? जागृत धातु ध्यान समझिएगा सभी लोग, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी कि जागृत धातु को गुण होता है, ठीक है। मतलब जागृत को गुण करके भी नहीं। अब एक मिनट महोदय, जागृत धातु गुण होता है, इसका मतलब क्या है कि जागृत को गुण होकर जागर बनेगा। क्या बनेगा? जागर। अब कब कब बनेगा? तो कहता है वी, बोलिए वी, बोलिए चिन्ह, नल और इंगित। इनको छोड़ करके इन 4 प्रकार के प्रत्ययों को छोड़ करके यदि कोई भी प्रत्यय मिलेगा तो आपको क्या करना है? गुण कर देना है। क्या कर देना है? गुण कर देना है। अब ये यक प्रत्यय हमारा कित है। क्या है महोदय? कित है। तो देखिए यक प्रत्यय कित है, बी में आता है कि नहीं आता, चिड़ में आता है कि नहीं आता, नल में आता है कि नहीं आता, और इंगित भी नहीं है। ये तो कित है, ये तो कित है, ये तो इंगित नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर बी चिड़ नल इंगित इनके पर जागृत धातु को गुण नहीं होगा, पर इनको छोड़ करके इनके अलावा कोई और धातु मिलेगी तो उसको वहां पर क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, ठीक है महोदय। यक धातु हमारी इन 4 प्रकार की उसको छोड़ करके है कि नहीं है? यक कित है, तो इस कारण गुण हो जाएगा। तो क्या बनेगा? जागरी को जागर बनेगा। क्या बनेगा महोदय? जागर, ठीक है। जागर ये समझ लिया आपने। अब सिर्फ एक सूत्र और समझेंगे, रिंग शयग लिंगशु। क्या सूत्र है? रिंग शयग लिंगशु, ठीक है। ये सूत्र मैंने आपको पढ़ाया है और आपने यूज भी किया है इसका तुदादिगण इत्यादि गणों में, ठीक है। तुदादिगण में, ठीक है महोदय। क्यों करा तुदादिगण में? मैंने एकदम से कैसे बोल दिया कि तुदादिगण में आपने इसका प्रयोजन किया? क्यों? ये सूत्र कहता है रिंग श कि रिकारांत धातुओं को रिंग आदेश होता है। बोलिए रिकारांत धातुओं को रिंग आदेश होता है। कब कब होता है? कब होता है? तो कह रहा है श के पर पर। कब होता है? ये श कहाँ मिलता है? तुदादिगण का श, ठीक है। उसके बाद में यक बोला। क्या बोला इन्होंने? यक था, यक को हमने झलाम जशोंते से का को ग बना लिया, ठीक है, यक बन गया। यक मतलब कि ये जो यक प्रत्यय लगा रहे हैं, कौन सा प्रत्यय? ये जो यक प्रत्यय लगा रहे हैं, इसके पर होने पर भी ये क्या करेगा? रिकारांत, सभी रिकारांत धातु को क्या करेगा महोदय? रिंग करेगा। क्या करेगा? रिंग करेगा, ठीक है। और कहाँ करता है ये सभी रिकारांत धातु को रिंग आदेश कब करता है? कहता है लिंग। लिंग मतलब यहाँ पर समझना है आपको आश्रित लिंग। क्या समझना है? आश्रित। तो ये सूत्र रिकारांत धातु के स्थान पर रिंग आदेश करता है 3 चीजों के परंपर।
शा के परिमाण पर, यक के परिमाण पर और आश्रित लिंग के प्रत्ययों के परिमाण पर। ठीक है महोदय। अब देखिए ये सूत्र रिंग आदेश करेगा तो क्या बनेगा, जैसे क्री धातु है, ठीक है, क्या धातु महोदय बताइए, क्या धातु, क्री धातु। तो तो इसको क्या करेंगे हम, क्री को हमने रिंग आदेश कर दिया, क्या कर दिया महोदय, रिंग आदेश कर दिया। र को रिंग आदेश किया ना, री को करेंगे, री को रिंग आदेश करेंगे। तो क्या बचा, क रिंग, न की संज्ञा करी तो क्या बना, क री मिलके क्री बन गया। महोदय वाई जी हरिओम। हाँ तो क्रिया बन गया महोदय आपका, क्रियते बन गया, क्या बन गया महोदय, ठीक है। अब देखिए कि अब यहाँ पर ये प्रश्न उठेगा कि यहाँ पर इसको दीर्घ क्यों नहीं किया। हरिओम, आवाज आ रही है महोदय, दीर्घ क्यों नहीं किया, तो कहेंगे विधान सामर्थ्यात्, क्या कहेंगे, विधान सामर्थ्य, ठीक है ना, कि अगर उन्हें दीर्घ ही करना होता तो वो रिंग बोलते, क्या बोलते, रिंग बोलते, ठीक है महोदय। तो क्रियते, और इसको मैं देख लूंगा और कि यहाँ पर किस प्रकार नहीं हुआ। वैसे तो विधान सामर्थ्यात् कहेंगे, ठीक है महोदय। एक प्रश्न ये है महोदय, लेकिन ये क्रिया तो हम दूसरा लगाते हैं या दीर्घ लगाते हैं या पहला ही लगाते हैं, क्रियते ही है, क्रियते का दीर्घ होता है या रस्व होता है, रस्व होगा ना, रस्व होगा। इसमें अकृत साधा तो केवल दीर्घ नहीं लगा, इसमें अकृत साधा तो केवल दीर्घ नहीं लगा, क्यों नहीं लगा मैं और थोड़ा देखकर विचार कर लूंगा पुस्तकों में क्या लिखा है, ठीक है, ठीक है महोदय। और देखिए अब आपने रिंग शैग लिंग को समझ लिया अच्छे से, बताइए समझ लिया ना अच्छे से। अब इसका अब ये बताइए मनीष महोदय जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है कि मेरी इंटरनेट खराब है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आपकी आवाज खराब, आपका इंटरनेट ब्रेक हो रहा है। हाँ इसलिए मेरा काफी कुछ मिस हो गया। ओके सर। अब देखिए अब री धातु है तो इसको क्या होना चाहिए था, क्या बनना चाहिए था, रियते बनना चाहिए था, क्या बनना चाहिए था महोदय, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बताइए। रिकारांत है और यक प्रत्यय बाद में, तो री को रिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। स्मृति धातु है, तो स्मृति को भी स्मृयते होना चाहिए, स्मृयते, क्योंकि रिकारांत है, ये भी है कि नहीं है। पर एक सूत्र बना दिया उन्होंने, अपवाद सूत्र। क्या सूत्र है, गुणोर्ति संयोगाद्यो हो, याद रखिएगा किसी को भी गुणोर्ति संयोगाद्यो हो इस सूत्र को समझना है तो इससे पहले रिंग शैग लिंग को समझना है। किसको समझना पड़ेगा, रिंग शैग लिंग को, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को मेरी। तो अब ये देखिए री धातु, ये सूत्र कहता है कि री धातु को तथा संयोग पूर्व में हो, क्या पूर्व में हो, संयोग पूर्व में हो, ऐसी रिकानन धातुओं को गुण होता है। कब होता है, तो जो शर्त रिंग शैग लिंग की शर्त है वही शर्त इसने रखी है कि शा के परिमाण पर, यक के परिमाण पर, और कब होता है महोदय, आश्रित लिंग लकार के यकार आदि प्रत्ययों के परिमाण पर, ठीक है महोदय। अब स्मृति धातु है हमारी, स्मृति धातु संयोग पूर्व है कि नहीं है, तो इसको पहले रिंग शैग लिंग से क्या हुआ, रिंग आदेश प्राप्त हुआ, पर संयोग पूर्व होने के कारण गुणोर्ति संयोगाद्यो से क्या हो गया, गुण हो गया, ठीक है, क्या हो गया महोदय, गुण हो गया। तो स्मृति को स्मर हो गया, स्मृति को स्मर, स्त्री को स्वर, स्त्री को स्पर, स्त्री को स्तर, ठीक है। पर री धातु तो संयोग पूर्व नहीं है, री धातु तो संयोग पूर्व नहीं है, पर पाणिनि जी को री धातु में भी गुण हो इसके लिए पाणिनि जी ने अलग से उसका नाम पड़ा, जो अर्ति दिख रहा ना आपको, तो अर्ति जो है ये री धातु का ही ज्ञान कराता है, क्योंकि री का रूप चलता है अर्ति, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी री को भी गुण होकर के अर्यते बन जाएगा, री को अर और अर्यते बन गया, ठीक है महोदय। ये आपने समझ लिया पूरा, आपको समझ में आ गया होगा ये, इसको पढ़िएगा, ठीक है ना,
क्योंकि अब देखिए जो 4 भागों में बांटा है ना ऋकारांत को, वो 4 भाग यही है। रि धातु को गुण करना है गुणवर्ती संयोगाद्यों से, संयोग पूर्व ऋकारांत धातु को क्या करना है, गुण करना है गुणवर्ती संयोगाद्यों से। मैंने कहा था चार प्रकार है पर 3 सूत्र लगेंगे, ठीक है ना। और जागृत धातु के लिए विशेष है, और इनको छोड़ करके जो भी होगे फिर उन समय क्या लगेगा, रिंग शैग लिंगशु ही लगेगा, ठीक है महोदय। क्योंकि रिंग शैग लिंगशु कैसे सूत्र, सामान्य सूत्र है, और गुणवर्ती संयोगाद्य हो इसका अपवाद सूत्र है, ठीक है महोदय। अब दीर्घ ऋकारांत में चलें। अब देखिए दीर्घ ऋकारांत धातु, कौन सी ऋकारांत धातु महोदय, दीर्घ ऋकारांत। याद आपको याद आ रहा होगा कि दीर्घ ऋकारांत धातु को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं, 2 भागों में, 2 भागों में, ठीक है महोदय। अब कौन कौन से 2 भागों में, एक तो ओष्ठ वर्ण पूर्व में हो और एक अनोष्ठ वर्ण पूर्व में हो, ठीक है। हमने पहले पढ़ा है कई बार। ओष्ठ वर्ण पूर्व में मतलब की क्या है बताइए, जैसे प्री धातु है, हाँ जैसे देखिए जैसे, और वा भी आएगा, ठीक है, क्योंकि वकार का भी दंत और ओष्ठ है। तो देखिए प्री बोला इन्होंने, ठीक है। अब प्री में देखिए प्री में दीर्घ री है कि नहीं है, दीर्घ री, और ये दीर्घ री कैसा है, ओष्ठ वर्ण पूर्व में है, ओष्ठ पूर्व है, कैसा है, ओष्ठ पूर्व। तो यदि ओष्ठ पूर्व री हो तो उसको उर आदेश करना है, क्या करना है, इस सूत्र के द्वारा उदोष्ठ्य पूर्वस्य से, किससे करना है, उदोष्ठ पूर्व, ठीक है। और यदि पूर्व में ओष्ठ वर्ण नहीं है, ओष्ठ वर्ण नहीं है तो क्या होगा, अनोष्ठ्य होगा, क्या होगा, अनोष्ठ्य, अर्थात न ओष्ठ्य अनोष्ठ्य, कि जो ओष्ठ नहीं है वो क्या है, अनोष्ठ्य है, क्या है, अनोष्ठ्य। तो यदि पूर्व में ओष्ठ वर्ण नहीं है तो आपको एर आदेश करना है, क्या करना है, आदेश करना है। अब किसके द्वारा करेंगे एर आदेश, ईर आदेश करेंगे रीत id धातु से, किससे करेंगे, और उर आदेश करेंगे किससे करेंगे, उदोष्ठ्य पूर्वस्य, लिखा है ना, उत ओष्ठ्य पूर्वस्य, ओष्ठ पूर्व होगा तो क्या करना है, उत करना है, उत अर्थात ह्रस्व करना है, और उरण रपरा की सहायता से रपर होकर क्या हो जाएगा, उर हो जाएगा, ठीक है। और ये कहता है रीत इद, और दीर्घ ऋकारांत होगा तो उसको ईर आदेश करना है। रीत इद धातुओं का अपवाद सूत्र क्या है, उदोष्ठ्य पूर्वस्य, ठीक है, ठीक है महोदय। क्योंकि ये कहता है सभी ऋकारांत धातुओं, दीर्घ ऋकारांत धातुओं को क्या होता है, इर होता है, सभी दीर्घ ऋकारांत धातु क्या होता है महोदय, ये सूत्र ये कहता है। पर ये इसका अपवाद सूत्र अगर कहता है यदि वो दीर्घ ऋकारांत ओष्ठ पूर्व वाली होगी तो उसको इर ना होकर क्या हो जाता है, उर हो जाता है, ठीक है महोदय, क्लियर हो गया। तो जब वही है, जब इसको आप पुर कर देंगे क्या हो जाएगा, पुर हो गया। अब इसके बाद में सूत्र था हलिचा, क्या होता है, ये कई बार पढ़ा चुका हूं मैं, दिव्यति जो जब ये सूत्र कहता है हलिचा कि रेफांत और वकारांत, क्या कहता है, रेफांत और वकारांत धातु की उपधा के री को क्या होता है, दीर्घ होता है, क्या होता है महोदय, दीर्घ होता है। तो जब आप इसको कब होता है, हल पर होने पर, ठीक है, इसलिए हल ही कहा है। तो जब आप प्री को पुर कर देंगे तो पुर करने के बाद में जो यह हल है तो ये रेफांत है कि नहीं है, पुर बताइए, तो इसको दीर्घ उपधा में ई उ रिल री है, इसको दीर्घ हो जाए तो क्या जाएगा, पूर्यते बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोले, पूर्यते नहीं पूर्यते, ठीक है। व्री को वूर्यते, व्री को भूर्यते, ठीक है। और इनको क्या होगा, त्रिधातु है, अनोष्ठ्य है, कैसी है, तिर आदेश कर दिया तो त्रि को तिर हो गया, त्रि को क्या तिर हो गया, और तिर करने के बाद में आपको क्या करना है, हलिचा से दीर्घ कर दिया, तीर यते, क्या बन गया, कोई पूछेगा यहाँ पर अकृत सार धातु के और दीर्घ से नहीं कर सकते, कहते नहीं कर सकते हम, क्यों नहीं कर सकते, वो अजंत को करता है, किसको करता है, ये क्या है यहाँ पर, रेफांत है, रेफांत है कि नहीं है, ठीक है। और कहेगा कि आप उतने भाग को क्यों मान रहे हो, आप केवल ती भाग को मानो, क्या ठीक है, ती भाग को मान लो। अगर आप ती भाग को अजंत मानोगे तो उसके बाद में यक है, क्या यक नहीं है, बाद में क्या है, र है, ठीक है महोदय। ये आपका हो गया, आपका अजंत धातु हो गई, ठीक है, क्या होगी महोदय, अजंत धातु हो गई। मैं आपका 5 मिनट और लूंगा क्योंकि मेरे को एक ही वीडियो के अंदर ये पूरा खत्म करना है, ठीक है।
तो 5 मिनट में सर क्वेश्चन आंसर ले लीजिए। नहीं, अभी थोड़ा रुक जाइए बस। क्या कहते हैं, बस ये खत्म होने वाला है, ठीक है महोदय। अब आपकी अब धातु आई आपकी। अब सभी अब कहते, देखिए अस धातु आई। कौन सी धातु? अभी मैंने पूछा था, किसी ने प्रश्न पूछा था कि अस धातु को क्या होता है, तो मैंने कहा था अभी बताएंगे। तो अस धातु को भू आदेश होता है। क्या होता है? भू आदेश। तो अस्तेर भू भू। तो अस धातु को जब भू आदेश हो जाएगा तो इसको क्या हो जाएगा? भूयते बनेगा। क्या बनेगा? भूयते। ठीक है। चंक्षिंग ख्या, ये भी कहता है कि चक्ष धातु को ख्या आदेश होता है। क्या होता है महोदय? चक्ष धातु को ख्या आदेश होता है, ठीक है। और चक्ष का मतलब क्या हुआ? चक्षिंग व्यक्तायाम वाची, ये शायद यही है मेरे हिसाब से। तो ध्यान, चक्षिंग धातु, एक मिनट, ख्यायते, चक्षिंग व्यक्तायाम वाची, ये धातु है महोदय। चक्ष धातु है, बोलने के अर्थ में है, ठीक है। बोलने के अर्थ में व्यक्तायाम वाची, तो बोलने के अर्थ में तो चष्टे, ठीक है। अब देखिए इसमें इसके दो रूप बनेंगे महोदय। कितने रूप बनेंगे इसके? ये सूत्र कहता है चक्ष धातु के स्थान पे ख्या आदेश होता है। क्या होता है महोदय? थोड़ा सा ध्यान समझेंगे, थोड़ा सा हल्का सा हार्ड है, थोड़ी ज्यादा चीजें समझ ध्यान देनी पड़ती है। ये कहता है सूत्र कहता है चक्ष के स्थान पे ख्या आदेश होता है, पर लेकिन जो भाष्यकार हमारे पतंजलि हैं वो क्या कहते हैं? ख्या नहीं होता, क्षा होता है। क्या महोदय? क्या होता है? क्षा। इस सूत्र ने कहा कि चक्ष के स्थान पर ख्या करिए। क्या करिए? पर हमारे भाष्यकार कहते हैं ख्या नहीं होता, क्षा होता है। क्या होता है? क्षा होता है, ठीक है। हमारे भाष्यकार ने कहा। इसके बाद में अब और फिर उसके बाद में एक वार्तिक बनाई। किसने बनाई वार्तिक? पतंजलि जी ने। उन्होंने कहा कि श के स्थान पर विकल्प से या होता है। श के स्थान पर क्या होता है? विकल्प से या। अर्थात एक बार पक्ष रहेगा क्षा का और दूसरी बार क्या बन जाएगा? जब या कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है मतलब। और अब देखिए खा पर में है और उस खा के बाद में शाह है कि नहीं है? शाह। तो खरीचा चर्च होगा कि नहीं होगा, बताइए। अभी पहले इसके रूप देख लेते क्या बनाया इन्होंने। तो देखिए क्या रूप बनाया है। हाँ ठीक है। तो जब आपने और पूर्व में खरीचा से चर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या चर होकर क्या बनेगा महोदय? चर हो जाएगा, क्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम बोल रहा हूं, क्षा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें या जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्षायते, और इसमें क्षायते, ठीक है। मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है ना, ध्यान से। चक्ष धातु को क्या आदेश होता है? चक्ष धातु को क्या आदेश होता है? पर भाष्यकार पतंजलि के द्वारा, पतंजलि के द्वारा क्षा होता है। क्या होता है? क्षा, ठीक है। फिर शस्य यो वार्तिक है हमारी, क्या है? शस्य यो वा। ये वार्तिक के द्वारा कि शकार के स्थान पर या होता है विकल्प से। क्या होता है? शा के स्थान पर तो जब शा के स्थान पे या कर दें तो क्या बन जाएगा, और जब तालव्य शकार ही रहेगा तो क्या होगा? उसको खरीचा से चर होकर क्या बन जाएगा? क्षा बन जाएगा, ठीक है मते। तो दो रूप बनते हैं, क्षा और ख्या, ठीक है। क्लियर हो गया आपका? अब सूत्र एक अजेर व्यघ यपोस। क्या सूत्र है हमारे? इसके ये कहता है अज धातु को वी आदेश होता है। क्या कहता है महोदय? धातु को वी आदेश होता है। पर ये कहता है घय और अप को छोड़ करके। ये जो सारे सूत्र है ना, ये जो सूत्र बता रहे हैं कि इसके स्थान पे ये आदेश होता है, ये सभी आर्धातु प्रत्यय के पर करते हैं। कहाँ करते हैं महोदय? प्रत्यय के पर। अज धातु को भू आदेश होता है आर्धातु प्रत्यय के पर। वच धातु, ब्रू धातु को वच आदेश होता है आर्धातु प्रत्यय के पर। चक्ष धातु को ख्या आदेश होता है आर्धातु प्रत्यय के पर। ऐसे ये भी कहता है कि अज धातु के स्थान पे क्या होता है? बी आदेश होता है। क्या होता है महोदय? कहाँ होता है? आर्धातु प्रत्यय के पर, ठीक है। पर कहता है कि घय और अप, इन दो आर्धातु प्रत्ययों को छोड़ करके क्या होता है महोदय?
यह और हैं? अब जो आगे धातु प्रत्यय को छोड़कर करके अज धातु को वी आदेश होता है। क्या होता है अज धातु को? ये आदेश होता है। तो अज को वी होगा तो क्या बन जाएगा? बीयते। क्या बनेगा महोदय? ईयते ईयते ईयते। अच्छा, एक सूत्र आपने पढ़ा था, जन सन खनाम खई सही चलो हो, सूत्र पढ़ा था आपने? हाँ। सूत्र क्या कहता है महोदय? खन, खन, वो कहता है कि जन सन और खन इन तीन धातुओं के अंतिम वर्ण को आ आदेश होता है कित गित प्रत्यय के परे होने पर। कहता है कि नहीं कहता है? जी। तो उसने जन सन और खन के लिए कहा था। फिर एक सूत्र आता है ये विभाषा। क्या सूत्र कहता है? ये भाषा। कि जन सन खन इन तीन धातुओं के अंतिम वर्ण को जो आ आदेश होता है कित गित प्रत्यय के परे होने पर, और यदि वो प्रत्यय के, फिर ये विभाषा कहता है कि यदि वो यकार आदि प्रत्यय हो, कैसा हो? तो विकल्प से होगा। विभाषा मतलब विकल्प से, तो विकल्प से आ आदेश होगा। अर्थात जन सन खन इन तीन धातुओं को एक बार जन सन खन ही रहेगा, और एक बार जब आकार आदेश कर देंगे तो क्या बन जाएगा? जा सा और खा। ठीक है। जब इसमें यह लगाएंगे जन्नते खन्नते, जन्नते सन्नते खन्नते, ठीक है, जो आपने इसको आ नहीं किया, किस सूत्र द्वारा? ये विभाषा से। विकल्प से करता है आ, एक पक्ष में नहीं होगा और एक पक्ष में आ होगा। जब नहीं हुआ तो क्या होगा? जन्नते सन्नते और खन्नते। जब आ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जन को जा, जायते, सायते और खायते। ठीक है महोदय। फिर आता है एक सूत्र ये भी कहता है कि तनोतेर यकी, ये भी कहता है कि तन धातु को यक प्रत्यय पर क्या होता है? विकल्प से आ आदेश होता है। अब तन को एक विकल्प से आ करता है तो एक बार बनेगा तन्यते और एक बार क्या बनेगा? तायते। ये सब आसान है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तन्यते तायते, ठीक है। कृप धातु है, मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था कृपोरोलह। क्या सूत्र पढ़ाया था? मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इतना याद रखिए, कृप धातु को क्लृप आदेश होता है। क्या होता है? कृप धातु को क्या होता है? क्लृप होता है। ठीक है। जब क्लृप कर लिया और क्लृप याते क्या बन गया आपका? क्लृप्यते। क्या बन गया? मतलब कल्पते नहीं बनेगा, कल्पते नहीं बनेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ कहेंगे, यहाँ प्रश्न उठता है कि यहाँ पर उगंत लघु पदस्य चा से गुण कर दीजिए। उगंत लघु पदस्य चा से गुण कर दीजिए। कहते हैं क्यों कर दें? क्योंकि आर्धातु प्रत्यय बाद में है। सूत्र कहता है आर्धातु और सार्वधातु प्रत्यय के बाद में गुण हो जाए। फिर कहते हैं नहीं, यहाँ पर गुण नहीं होगा। कहते हैं क्यों नहीं होगा? किंगितिचा। क्या सूत्र हमारे? क्योंकि कित यक प्रत्यय में का की संज्ञा करने का प्रयोजन ही यही है कि किंगितिचा से गुण ना हो। वरना जो भू धातु है इसको भोयते हो जाता, भू को भोयते, श्वी को श्वेयते बन जाता कि नहीं बन जाता? किंगितिचा से गुण निषेध हो जाता है, अर्थात उपधा में भी गुण नहीं होगा और न ही अंतिम में गुण होगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है? इसलिए कारण से क्लिप्यते में कल्प्यते नहीं बनता, क्योंकि गुण होता तो कल्प बन जाता और गुण नहीं हो तो क्लिप्य रहते, क्लिप्यते। ठीक है। इसका किंगितिचा से कित गित प्रत्यय निषेध होता है। अब देखिए ये है ऋजंत धातुओं से एक प्रत्यय लगाने की विधि। ऋजंत धातुओं से एक प्रत्यय लगाने की विधि आप इसलिए नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि आपने निज प्रत्यय बनाने सीखेंगे नहीं भी सीखे। पहले आपको निच सिखाएंगे, उसके बाद उसमें यक प्रत्यय लगाने की विधि सिखाएंगे। ठीक है महोदय। और इसी प्रकार सन्नंत का है, सन्नंत में भी इसी प्रकार से करेंगे। जब पहले सन सिखाएंगे, सन प्रक्रिया, सन प्रत्यय जोड़ने की विधि, उसके बाद निच जोड़ने की विधि सिखाएंगे। यगंत में भी इसी प्रकार सिखाएंगे, यगंत में भी और जो भी हुआ। ठीक है। यंग के पूर्व में ये सब अब आपका सामान्य हो चुका है सार्वधातुक प्रत्यय के परायण पर। ठीक है। समझ में आपको? वैसे बताने को तो देखिए, बताने के लिए मैं आपको बताने के लिए एक एक सूत्र लगेगा, मैं आपको बता सकता हूँ। पर क्या दिक्कत है कि मैं आपको बता दिया तो आपको पहले आप एकदम से रूप सोचेंगे कि रूप बनता कैसे है। पहले हम ऋजंत का रूप बनाएंगे, उसके बाद ऋजंत के रूप का ये बनाएंगे। ठीक है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है। तो आपको सारे रूप आ गए। ठीक है। ये आपने एक आज की कक्षा में भाव और कर्म में क्या रूप बनते हैं हमने सीखे। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जो रूप बन रहा है मतलब जन्यते बन गया, जन्य, तो अब जन्यते जन्यते जन्यन्ते, जन्य से जन्यते जन्य जन्य जन्यावही जन्यामही। ठीक है। ये सब लट लकार भी हुआ है ना अभी? हाँ, ये सब
लट नहीं, लट लोट लंग विधि लिंग चारों में बन गए। ठीक है महोदय, अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। महोदय चक्ष धातु का बताइए ना थोड़ा। तो चक्ष धातु को क्या आदेश होता है? सूत्र कहता है कि चक्ष धातु को क्या आदेश होता है। ठीक है, पर भाष्यकार कहते हैं कि ये क्या नहीं होता,क्षा होता है। क्या होता है? कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं कि क्षादि ही अयम आदेश। अयम माने यह आदेश होता है,क्षा होता है। क्या होता है? अर्थात कि पाणी जी को यहाँ पर चक्षिंग ख्याई ना बोल के चक्षिंग क्षाई बोलना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए था? चक्षिंग क्षाई। ठीक है, तो भाष्यकार कह रहे हैं किक्षा आदेश होता है। ठीक है, अब हमनेक्षा आदेश कर लिया, चक्ष के स्थान पे क्या आदेश किया?क्षा। ठीक है, अब जबक्षा कर लिया तो इसके बाद एक वार्तिक आई शस्य योवा कि श के स्थान पर क्या होता है? या होता है। जब आपने या कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो ख्यायते। और जबक्षा ही रहेगा तो खा को खरी चल होकरक्षा बन जाएगा। क्या बन जाएगा?क्षा। तो क्या बन जाएगा? क्षायते। ठीक है, आपको समझ में आया? हाँ, धन्यवाद। ये आख्यायते भी इसी से बना है क्या? आख्यायते, 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 हाँ बिल्कुल बन सकता है। चक्षुंग में आख्यायते, चक्ष धातु को क्या आदेश कर दिया आपने? ठीक है ना, और आंग उपसर्ग लगा दिया तो आख्यायते। व्याख्या शब्द भी इसी से बनेगा, वी आंग उपसर्ग पूर्व व्याख्या। ठीक है ना। और उद्यते महोदय, उद्यते है वहां से उद्यमी शब्द बने, पद बनेगा क्या? उद्यते जो वद धातु है, वद धातु से उद्यते बना। ठीक है, वद को क्या वैसे ही बनेगा। हाँ, वद को उद हो गया तो उद्यते बना आपका। ठीक है, और कोई प्रश्न? मनीष जी, हम लोग के सार्वधातु प्रकरण को कंप्लीट कर दीजिए ना, वो क्षत्रिय शानच जो भी है शिंग प्रत्यय को तो कंप्लीट हो जाएगा। अगली कक्षा में क्षत्रिय शानच करवा देंगे आपको। ठीक है महोदय, जो भी हो, जो हाँ शीत प्रत्यय है बाकी के तो कंप्लीट करके वो एक किताब साइड में रख देते। जी महोदय, ठीक है, क्षत्रिय शानच आपको करवा देंगे फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? प्रश्न नहीं है तो फिर कक्षा को समाप्त करते हैं। ये सन प्रत्यय और निष्ठ प्रत्यय भी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जितना होगा ना धातु बनेगी सब जी, जितना है ये सनादि प्रत्यय, अडिजंत प्रक्रिया, ठीक है ना, ये सारी प्रक्रिया पढ़ाएंगे क्योंकि अब क्लास तो चली रही है हमारी। ठीक है, तो आपको पढ़ाएंगे जरूर, पर लेकिन धीरे थोड़ा टाइम लगेगा। वो निष्ठ प्रत्यय बनाने को सीखेंगे, इसको जोड़कर ही। हाँ, इसको जोड़ने के बाद फिर इनमें भाव और कर्म प्रक्रिया बनाने की सीखेंगे। ठीक है, ठीक है ना मनीष महोदय जी। ये लंग लकार का रूप कैसे बनेगा? उसके पहले भी अ का आगम का अपठ्यत ऐसा होगा क्या? बिल्कुल, अट का आगम होगा आपको, अपठ्यते। देखिए, और ये आत्मनेपदे का प्रत्यय लगेगा। जैसे देखिए पट धातु है आपकी, अब पट धातु में आपने पट धातु में एक मिनट, अब इसमें भाव कर्म में जब आप गई और लंग लकार में जाकर देखा आपने क्या बना? अपठ्यत। क्या बना आपका? अपठ्यत। अपठ्यत, क्योंकि आत्मनेपद में चलेगी। अपठ्यत, ता इताम अंत अपठ्यता अपठ्येताम अपठ्यंत। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो सब आत्मनेपदे लगा के। हाँ जी, और प्रक्रिया सारी वैसी सेम ही रहेगी। ये आज आपका कर्म और भाववाच्य भी हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका जी। ये अभी अंग कार्य कंप्लीट हुआ है, बाकी हम लोग प्रत्यय तो जोड़ेंगे बाद में। हाँ, नहीं प्रत्यय देखिए, अंग कार्य क्या प्रत्यय महोदय, प्रत्यय जोड़ने की विधि मैंने आपको बताई है। कोई प्रत्यय जोड़ने की विधि में कोई कुछ वो नहीं है, हार्ड नहीं है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो आपको स्टार्टिंग की जो विधि मैंने बताया था आपको, जैसे वो मैंने बताया था कि आपको याद होगा स्टार्टिंग मैंने आपको आद गुण इत्यादि करके बताया था मैंने आपको। ठीक है, मैं आपको दिखाया था यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए
ते में कुछ नहीं होगा तो पठ्यते। इते में क्या करेंगे, आद गुणा से गुण कर देंगे क्योंकि पठ्य में यह है जो अदंत है। पठ्यते पठ्यते, अब पठ्य प्लस अंत्य आया, अतो गुणे से क्या कर दिया, पर रूप कर दिया पठ्यन्ते। पठ्य से पठ्ये थे, आद गुणा से गुण कर दिया पठ्यद्वे। ठीक है, पठ्ये पठ्यावहे, व आ गया, अतो दीर्घ ये से दीर्घ हो गया, पठ्यावहे पठ्यामहे। ठीक है, पठ्यताम पठ्येताम पठ्यन्ताम, पठ्यस्व पठ्येताम पठ्यध्वम। पठ्य प्लस आई आया तो वृद्धि आदेश से वृद्धि होगी तो पठ्यई। पठ्य प्लस आवहि पठ्यावहि पठ्यामहि। अपठ्यत अपठ्येताम, आद गुणा से गुण कर दिया, अपठ्यन्ता, अतो गुणे से पर रूप कर दिया। ठीक है, अपठ्यताः अपठ्येथाम अपठ्यध्वम। अपठ्य प्लस ई आया तो क्या हो गया, अपठ्ये अपठ्ये अपठ्यावहि अपठ्यामहि। अपठ्य प्लस ईत आया, दीर्घ कर दिया तो पठ्येत पठ्येयाताम पठ्येरन। ये होगा कि नहीं होगा, मुझे बताइए। ये देखिए विधिलिंग का है, विधिलिंग लकार, तो पठ्येत पठ्येयाताम पठ्येरन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता देता, इसलिए बहुत ही आसान विधि है, इसलिए मैंने आपको नहीं सोचा। ठीक है ना, कुछ नहीं, कुछ है क्या बताइए, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है ना, बस क्या सूत्र लगे, अतो गुणे आद गुणः वृद्धिरादैच अतो दीर्घो, बस ये 4-5 सूत्र लगे हैं। ठीक है महोदय, और अकस सवर्ण दीर्घ, बस ये सूत्र आप सारे पढ़ चुके हैं। ठीक है ना महोदय, वो आरती पिपरतोष्ट वो जो सूत्र है उसमें जो री है वही इसको आदेश होने के बाद अर्ति हो जाए। हाँ जी, अर्ति पिपरतोष्ट जो सूत्र है ना, उसमें जो अर्ति बोला गया है, बिल्कुल सही बोला आपने, वही री धातु, क्योंकि वहां पर तो ज्योत्यादिगण होता है और इन्होंने अर्ति बोला है। देखिए गुणोर्ति बोला है, गुण अर्ति संयोगाद्यो हो, तो अर्ति से आपको री को समझना है, क्योंकि जब री के रूप चलाएंगे तो आप अर्ति बनेगा उसका। ठीक है ना, अर्ति। हाँ हाँ ठीक है, और कुछ काफी चीजें। महोदय निजंतम के रूप अलग होते हैं क्या? बिल्कुल महोदय, निजंत के अलग रहेंगे रूप। हाँ जी, अलग रहेंगे महोदय निजंत के। ये कब लीजिएगा निजंतम को? महोदय लेंगे, धीरे धीरे करके लेंगे। अच्छा। अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं सभी लोग, तो मैं आपको 12 घंटे पढ़ाने के लिए तैयार हूँ मैं आपको। ठीक है, संडे को तो आते ही है ना हम लोग। 12 घंटे पढ़ते हैं क्या हम लोग? नहीं, 12 घंटे तो निजंतम में तो 2 घंटा। 12 घंटे क्या, 4 घंटे में आपका निजंत हो जाएगा, 8 घंटे में आपका सन्नंत हो जाएगा, और 10 दिनों में आप व्याकरण वैयाकरण बन जाएंगे जब 12 घंटे पढ़ेंगे तो। फिर 1 महीना बाद घर से बाहर निकाले जाएंगे, वो भी मोदी के साथ। पहले तो घर वाले कितने सहन कर रहे हैं कि एक महीना नहीं लगेगा, उससे पहले हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। बस ये महिलाओं के बारे में, भाइयों के बारे में नहीं बोल सकते। बस ये मान लीजिए कि आपकी कक्षा धीरे धीरे चल रही है, और वो कहते हैं ना कछुए की चाल की तरह चल रही है हमारी कक्षा, पर याद करिए कि कछुए की चाल की तरह चल रही है, पर जीतेंगे हम ही। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ठीक है, बिल्कुल जीतेंगे जरूर हम। मतलब कि जीतने का मतलब क्या है, किसी और से नहीं जीतना, मतलब कि तैयार हमारा होगा अच्छा खासा, पढ़ लेंगे अच्छे से, पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ना ही हमारा जीतना है। धन्यवाद महोदय, कक्षा का प्रोग्राम करते हैं। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः गुरुजी, धन्यवाद। पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद मनीष महोदय, धन्यवाद।